हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो? क्या चल रही है भाई? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? एक ही आंसर है सर, बढ़िया चल रही है ना? क्योंकि अब तो चलनी चाहिए ना पढ़ाई बढ़िया। अच्छा एवरीवन, आप लोग के एक डाउट आए थे कि सर ये वाली जो आपके सेशंस आ रहे हैं इनके नोट्स कहाँ मिलेंगे। सुनो भाई, ये नोट्स किधर मिलेंगे ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। और उससे पहले, आज का सेशन किसके बारे में होने वाला है? ये हमारे ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं, उसका ये थर्ड वाला और आखिरी वाला सेशन है जो मैं लेने वाला हूं। ठीक है, हम लोगों ने पहले वाला सेशन आप लोगों ने देख लिया, उसमें चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 कर लिया। सेकेंड वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने चैप्टर 5, 6, 7 और 8 कर लिया। अब तीन चैप्टर बचे हुए हैं, 9, 10, 11, और इनको आज हम निपटाने वाले हैं। बात आई कि सर ये नोट्स कहां मिलेंगे, तो एवरीवन एक बार आइए आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि नोट्स किधर मिलेंगे। भाई सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, अपने को pw.live पे लॉगिन कर लेना है। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं। जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है भाई, पहले जाके अपने आप को रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद देखो ऊपर राइट में, तुमको राइट में दिख रहा है तुम्हारा नाम एकदम ऊपर। ठीक है, जैसे मेरा नाम हाय अंकित मुंद्रा ऐसा करके कुछ दिख रहा है, तो ये आपका नाम आ गया। नाम आने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे, या नहीं, यहाँ पे इस तरफ एकदम एंड पे चले जाओ और देखो तुमको बैचेस दिख रहा होगा सबसे ऊपर। अभी तुम स्टडी के अंदर होगे, स्टडी के नीचे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के नीचे स्टडी पैक्स के नीचे बैचेस लिखा हुआ है। तुम बैचेस पे जाओ। बैचेस पे जाने के बाद तुमको पॉपुलर कोर्सेज वगैरह में सब ये सब दिख जाएंगे। अच्छा, कौन सा है पॉपुलर कोर्स? प्रो उदेश रेगुलर सितंबर 26। वेरी गुड। लेकिन सर हमें तो हमारा द्रोणा बैच सर्च करना है। तो देखो यहीं पर ऊपर है ना, तुमको सर्च बार दिखेगा। ये दिख रहा है तुमको नाम के नीचे सर्च फॉर, ये दिख जाएगा। ये देखो ये सर्च फॉर तुमको दिख रहा है। ये हम कहाँ पे गए थे भाई? ये पॉपुलर कोर्सेज में तो आ गए हम। सर्च सर्च पे जाते हैं। सर्च को मैंने दबाया और अब मैं क्या सर्च कर रहा हूं? मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं DRONA, द्रोणा। जैसे ही भाई मैंने द्रोणा लिखा, यहां पे आपको दो बैचेस दिख जाएंगे। एक तो आपको द्रोणाचार्य बैच दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको द्रोणा बैच दिख रहा है। तो अपना कौन सा है? ये द्रोणा वाला, ये वाला अपना बैच है, द्रोणा बैच। ठीक है, द्रोणा बैच के अंदर आप अपने आप को इनरोल कर लो, इनरोल नाउ। ठीक है, इनरोल नाउ करके आपको ये बैच दिखेगा। नहीं तो जैसे ही हम द्रोणा बैच के अंदर चले गए, ठीक है, इनरोल नाउ तो आप कर ही लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन स्टडी में आपको दिख जाए। यहां पे आपको दिखेगा एक सेक्शन, देखो ऊपर ऑल क्लासेस, डिस्क्रिप्शन पे आप हो, यहां पे आपको दिखेगा ऑल क्लासेस। आपने ऑल क्लासेस पे क्लिक कर दिया। अब ऑल क्लासेस पे क्लिक करके सारे टीचर्स आपके लिए जो सेशंस लेके आने वाले हैं, ये सारे सेशंस में, जैसे मेरा सब्जेक्ट है तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स पे, ये ऑडिटिंग एंड एथिक्स पे हमने क्लिक किया। ठीक है, ऑडिटिंग और एथिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा बेटा ऑल कंटेंट दिखेगा। और राइट हैंड साइड पे जैसे अभी वाले ये सेशंस में लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, ये वाला। अभी जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, उस दिन अपना पहला वाला वीडियो जा चुका है जो मेरे को आपको दिखाना था। मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, ये अर्न एक्सपी फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके ठीक है। हाँ ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, समझ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, यहां पे आपको सबसे पहले लेक्चर्स दिखेगा। लेक्चर के नीचे आपको ये वीडियो दिख जाएगा। लेक्चर के ठीक पास में ही आपको दिखेंगे नोट्स लिखे हुए। ये नोट्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको दिख जाएंगे ये नोट्स, जिसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी कंफ्यूजन था कि सर ये नोट्स कहां है किधर है, ये सारा कंफ्यूजन आपका यहां पे सॉल्व हो चुका होगा। जैसे ही आप ये नोट्स PDF करोगे, लॉग्ड है क्यों भाई? परचेज यानी इनरोल नहीं किया था ना मैंने, तो उसके बाद आप डाउनलोड हो जाएगा क्या ऐसे? है? नहीं, अरे हो क्या, ये आपको सारे सारे नोट्स आपको दिख जाएंगे। सो दिस वाज द एंटायर प्लेस जहां पे आपको हमारे सारे नोट्स दिख जाएंगे। अब ये बात खत्म हो गई है, आइए अपन आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास किस किस के बारे में हो रही है भाई? चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, ये तीन चैप्टर्स हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जैसे अपन हमेशा कर रहे हैं, ठीक है सर, चैप्टर्स है इनकी एक बार वैल्यू समझ लेते हैं। तो चैप्टर्स 9, 10,
11। चैप्टर 9 कितने का आता है? 8 से 12। चैप्टर 10 कितने का आ रहा है सर? 0 to 6 कुछ भी आ सकता है। एमटीपी में हम देख रहे हैं, इस पे सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की एमटीपीज रिलीज हुई है, लेकिन जो पीवाईक्यू है उसमें चैप्टर 10 बैंक ऑडिट पे सवाल आ रहा है, तो आप इसको मान के चलो सवाल आ सकता है। और ये है 8 से 10, तो मिनिमम 16 मार्क्स, मैक्सिमम मैक्सिमम 12 6 18 और 10 28 मार्क्स। लेकिन ये 28 मार्क्स थोड़े इजी 28 मार्क्स हैं, तुम अग्री करोगे? अरे ये क्या हुआ? हाँ, आ गए हम वापस। ठीक है, तो ये जो 16 से मिनिमम 16 मैक्सिमम 28, ये इजी 28 मार्क्स है बेटा। मतलब अपने को कोशिश करनी है यहां पे हम पूरे पूरे नंबर लेके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद चैप्टर 9। चैप्टर 9 से डर लगता है क्या भाई? इतना बड़ा सारा चैप्टर। देखो सुनो, बड़ा है लेकिन चैप्टर 9 को करने का तरीका आप लोग को एकदम अच्छे से आना चाहिए। इसमें बड़ा क्या क्या है चीजें? इसमें भाई गवर्नमेंट ऑडिट, जिसको आज हम काफी अच्छी डिटेल में देखने वाले हैं कि इसमें से क्या क्या सवाल बन सकता है। ठीक है, इसमें एक ये चीज बड़ी। इसके अलावा लोकल बॉडीज, अच्छा सवाल बनता है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन इसमें से सवाल बनता है। तीसरा वाला जो है एनजीओ, ये आजकल आईसीआई के फेवरेट टॉपिक में बना हुआ है, और इसका भी वो ऑडिट प्रोग्राम वाला जो पार्ट है ना, वो अच्छे से कर लेना बेटा, वो फेवरेट बना हुआ है। इसके बाद आते हैं छोटे छोटे सोल प्रोप्राइटर। आप इसको भी देख सकते हो थोड़ा अच्छे से, लेकिन ये नोट से, मेरे नोट से बहुत आराम से निकल जाएगा। ये आपको एलएलपी वाला, फिर ये क्लब, सिनेमा, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये बहुत सही छोटे छोटे से हैं। फिर आप आओगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके अंदर आएगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये वाला काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके जो लास्ट के 3 सेक्शन है 77, 78, 79, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले को भाई आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, तो आज मेजरली अपन इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी जो छोटे वाले हैं ना, कौन से हो गए? सोल प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है, नॉर्मल वाली हमारी फर्म हो गई, ये हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, क्लब हो गया, सिनेमा हो गया, हायर परचेज और लीजिंग, ये तो आपने AS19 में ही काफी अच्छे से कर लिया होगा। ये सारे जो छोटे छोटे से है ना, इनको सिर्फ नोट से कर लो, एक बार बस आईसीआई की रीडिंग कर लेना, क्योंकि इनमें जो फर्स्ट पॉइंट है, ये यहां से लेके जो यहां तक है बेटा, ठीक है, इनका फर्स्ट पॉइंट पे जनरली हम देखते हैं कि आईसीआई सवाल बनाता है, उसको आईसीआई से कर लेना, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चैप्टर 9 को एक चैप्टर मानने की गलती ना करें। ये छोटे छोटे इतने सारे चैप्टर का मिश्रण है ना, तो इसको ऐसे ही अलग अलग तरीके से करते रहो, ये आपको बहुत हेल्प कर देगा। तो चलो चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम पहला टॉपिक हमारे लिए कौन सा आ गया? हमारा पहला टॉपिक है साहब, पहला टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑडिट की जो डेफिनेशन है अभी तक नहीं, मतलब एक बार देखी गई है मैंने पहले ओल्ड सिलेबस में, लेकिन नए में नहीं देखा गया। आने की संभावना अच्छी खासी है। और ये डेफिनेशन अच्छे से याद क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने ऑडिट की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कर लिया। ऑडिट क्या थी? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के किसी भी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, एंड व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन इस वाली डेफिनेशन का थोड़ा लार्जर रूप है, तो तोड़ तोड़ के करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है, ये हमने क्या किया था? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। भाई इंडिपेंडेंट तो ये भी है एग्जामिनेशन, लेकिन इंडिपेंडेंट के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल भी है। तो 3 चीजें और आ गई। गवर्नमेंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक है, प्रोफेशनल है और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। वहां पे हमने किया था ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो है ही है, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस की भी है।
वो गवर्नमेंट अपने नॉर्मल ऑडिट एनी एंटिटी की होती थी। भाई ये किसकी है? ये पब्लिक एंटिटी की है। तो अभी तक तीन चीजें हमने समझी। गवर्नमेंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial, administrative and other operations of any public entity, not any entity, public entity। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। विच इज मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एजुकेशन, टू देयर एग्जीक्यूशन। सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन का क्या मतलब हुआ कि भाई ये भी हिस्टोरिकल का होता है। हमारी नॉर्मल ऑडिट भी तो हिस्टोरिकल की होती है ना, तो ये भी भाई हिस्टोरिकल का ही होता है। ये बात इसने इनवर्ड्स में लिख दी। तो विच इज मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन। पर्पस क्या है वहां पे? एम क्या था? विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। यहां पे क्या क्या है? पर्पस है यहां पे इवैल्यूएट, वेरीफाई और प्रेजेंट करना है रिपोर्ट। रिपोर्ट तो वहां पे भी करते हैं, लेकिन यहां पे इवैल्यूएट, वेरीफाई, प्रेजेंट रिपोर्ट के साथ साथ ऑडिट की फाइंडिंग्स भी आप बताओगे, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स भी बताओगे, कंक्लूजन भी बताओगे, एंड जो काम हम नॉर्मल ऑडिट में बिल्कुल नहीं करते वो काम हम यहां पे करेंगे, रिकमेंडेशन भी बताओगे। और ये सब काम कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल ये वाला काम करेगा। तो गवर्नमेंट ऑडिट क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेटिंग operations of public entity which is made subsequently to their execution। पर्पस क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग, वेरीफाइंग एंड प्रेजेंटिंग। क्या क्या इवेल्युएट, वेरीफाई, प्रेजेंट कर रहे हो? रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑडिट की फाइंडिंग कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी कमेंट कर रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं और रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो एवरीवन एक बार, पता नहीं क्यों वो गट फीलिंग वाली बात होती है ना, यार ऐसे यार क्यों नहीं पूछ रहा इस पे तू सवाल? बिल्कुल बनना चाहिए ना इस पे सवाल। तो एक बार मेरे साथ डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट को एक बार आप लोग कर लो, ताकि ये चीज पक्की पक्की हो जाए। ठीक है, पहला मैं तो इसको तोड़ तोड़ के करूंगा भाई, मेरे को भी ऐसे ही याद होता है तोड़ तोड़ के। तो सबसे पहले ये पहले पॉइंट क्या क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड जो हमारा फेवरेट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्लियर है ये वाली बात? दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस भी है। ये सारे किसके हैं? ऑफ पब्लिक एंटिटी के, ये वाली चीजें हैं। ठीक है, तीसरा जनरल चीजें हैं। मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन फॉर द पर्पस। ठीक है, अब चौथे में आ जाएगा हमारा पर्पस। पर्पस क्या क्या है? पर्पस हमारा तीन पर्पसेस है। इवैल्यूएटिंग, वेरीफाइंग और तीसरा प्रेजेंटिंग। क्या क्या इवैल्यूएट, वेरीफाई, प्रेजेंट कर रहे हो? आखिरी चीज तुम देख रहे हो 5 नंबर के लिए, क्या मजेदार। ठीक है, क्या क्या? रिपोर्ट तो है ही, ऑडिट की फाइंडिंग्स भी है, एक्सप्लेनेटरी
एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स लिखा है। चौथा कंक्लूजन्स। और आखिरी जो है और ये डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑडिट की किसने दी है? एज पर यूनाइटेड नेशंस, एज पर यूएन की हैंडबुक ने दी। ठीक है, दिख गया तुम लोग को ये प्रॉपर? तो भाई इस तरीके से गवर्नमेंट ऑडिट को तोड़ तोड़ के करो। 5 नंबर के 5 पॉइंट भी होते हैं। इनफैक्ट ये जो आखिरी वाला है इसके अंदर भी बेटा 5 पॉइंट अलग से निकलते हैं। तो सुनो प्लीज अच्छे से। पहला टॉपिक गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन आप लोगों की सबकी हो गई। पॉज, याद, लिख लिया, बढ़ो आगे। ये वाला ठीक है, क्या करना है? याद करना है, लर्न करना है, पॉज करना है, लर्न करना है, पॉज करना है, राइट करना है, तब आगे बढ़। चलो दूसरा टॉपिक क्या आया? ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ऑडिट के क्या क्या है। तो देखो ये हमने आईसीआई में देखा था, हम अभी मैराथन में भी देखेंगे कि आईसीआई ने इसको थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया, एक जगह ऑब्जेक्टिव एक जगह मेन ऑब्जेक्टिव। हमारे को तो 5 नंबर अगर देखने हैं तो कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स, अप्रेजल फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज, बेस फॉर करेक्टिव एक्शन की अगर कहीं कोई गलत चीज हो गई है तो उसको ठीक कैसे किया। ये तीनों तो ऑब्जेक्टिव है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू लेजिस्लेटर, और फाइनली फंक्शनिंग एज एन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। मिला लें अगर इनको तो 5 मार्क्स बनते हैं, 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के और 2 मार्क्स मेन ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से ये हमारा 5 नंबर बन जाता है। क्लियर है अच्छे से? चलो तीसरे पे हम आते हैं। तो सर इसके बीच में अब कई सारी चीज आई, लेकिन एक चीज आई ड्यूटी। ड्यूटी किसकी? सी&एजी की। सी&एजी की कई सारी ड्यूटियां हैं बेटा, ठीक है, 7 ड्यूटियां हैं। ठीक है, सी&एजी की ड्यूटी के अंदर अगर अपन देखें, ऐसे आता है, हाँ ऐसे आता है, सॉरी। चलो सी&एजी की ड्यूटी जो है ना, पहली ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स। ये हमारी पहली ड्यूटी है, अकाउंट्स को कंपाइल और सबमिट करने की। तो आओ, ड्यूटी टू कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स। किसके अकाउंट्स? सर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑडिट है तो ये अकाउंट्स यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के ही होंगे। कहां से करेंगे कंपाइल सबमिट? सर इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स जो हैं, जो कहां पड़े हैं सर? किसी भी, ये किसको मिलते हैं? ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स को मिलते हैं। कहां से मिलेंगे? ट्रेजरी विभाग से मिलेंगे, डिपार्टमेंट से और ऑफिसेस से, जो सरकार के यूनियन और स्टेट के हैं वहां से ये मिलेंगे। अकाउंट्स क्या दिखा रहे हैं? एनुअल कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना पैसा डिसबर्स हुआ। यूनियन का देंगे प्रेसिडेंट को, स्टेट का देंगे गवर्नर को, यूनियन टेरिटरी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को, ये वाला ये सारे एनुअल रिसीट्स एक्सपेंडिचर देंगे। एज पर द एक्ट इट इज नॉट द ड्यूटी सी&एजी की कि वो कोई इंफॉर्मेशन दे या वो अकाउंट्स प्रिपेयर करे। ये दोनों ही सी&एजी की जिम्मेदारियां नहीं है। ये हमारी पहली ड्यूटी थी। ठीक है, पहली ड्यूटी। अकेली एक ड्यूटी पे भी सवाल बन सकता है भाई, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। फिर दूसरी ड्यूटी क्या है हमारी? दूसरी ड्यूटी है हमारी जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट रिपोर्ट। जनरल प्रोविजंस, इसमें 3 चीजें हैं। देखो 3 यहां पे पॉइंट दिए हुए हैं कि साहब जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, कहां से? सरकारी खजाने में से। सरकारी खजाना मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट CFS, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली CFUT+LA। यहां पे हमें पता लगाना है, एसरटेन करना है कि जो भी पैसा आपने दिखाया है कि सर खर्च कर दिया, डिसबर्स कर दिया, मनी शो कर चुके हो, मनी शोन हैविंग बीन डिसबर्स्ड, ये आपके लिए लीगली अवेलेबल भी था क्या? दूसरा, क्या उसी काम के लिए या पर्पस और सर्विस जिस काम के लिए खर्च करना था उसी काम के लिए खर्च किया क्या?
तीसरा, एक्सपेंडिचर जिसने किया उस बंदे के पास ये खर्चा करने की अथॉरिटी भी थी क्या? एक्सपेंडिचर जिसने किया उस बंदे, एक्सपेंडिचर कंफर्म्स द अथॉरिटी विच गवर्न्स इट। ये तो फर्स्ट पॉइंट के 3 पॉइंट हो गए, तो 1 2 3, 3 नंबर यहां पे, फिर 1 नंबर यहां पे, 1 नंबर यहां पे। 5 नंबर का अगेन जनरल प्रोविजंस। याद क्या करना है भाई, टॉपिक क्या है? जनरल प्रोविजंस है। पहला टॉपिक क्या था? ड्यूटी टू कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स था, ठीक है। दूसरा है जनरल प्रोविजंस, ठीक है। दूसरा जनरल प्रोविजन, जो भी ट्रांजैक्शन यूनियन स्टेट ने किए, कहां से किए? 2 अकाउंट्स है, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट में से आपने जो भी खर्चा किया है वो आपको यहां पे बताना है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट, जो किसी भी विभाग में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में रखे गए हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। ये जनरल प्रोविजंस हमें देखने हैं। अगेन जो सेकेंड वाला ड्यूटी है, इस ड्यूटी भी बड़ी मजेदार, क्योंकि इसमें भी 5 नंबर बन सकते हैं। 3 नंबर कैसे बनेंगे? 3 मार्क्स के ये, 1 मार्क का ये, 1 मार्क का ये, इस तरीके से 5 मार्क्स का सवाल बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो। फिर तीसरा वाला देखते हैं, ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। पैसा जो आ रहा है, कि कोई भी बॉडी या अथॉरिटी अगर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, ये तो इनफैक्ट आया हुआ भी है सवाल, कि अगर कोई भी बॉडी अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है बाय वे ऑफ ग्रांट्स या लोन्स, कहां से? सरकारी खजाने में से, तब सीएनडीजी ऑडिट करेगा, रिपोर्ट करेगा ऑन द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सच बॉडी या अथॉरिटी, ठीक है। अब यहां पे सब्सटैंशियली फाइनेंस को भी डिफाइन किया गया है कि क्या होता है, कि जब ग्रांट लोन 25 लाख या उससे ज्यादा, और जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है बॉडी अथॉरिटी का, उस एक्सपेंडिचर के 75% या उससे ज्यादा होता है, तो ये हमारे क्या है भाई? ये हमारे सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है। नेक्स्ट आते हैं ऑडिट ऑफ ग्रांट लोन। ये अगर ये पैसा वापस से ग्रांट लोन के तौर पे दिया है, लेकिन, और सरकारी खजाने में से दिया है, लेकिन किसके लिए? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये पैसा दिया गया है, ठीक है। पहले वाले में स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया था, इसमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी बॉडी अथॉरिटी को दिया है। और इसके एक्सेप्शन है बेटा, कि ये बॉडी अथॉरिटी कौन नहीं होनी चाहिए? नॉट बीइंग अ फॉरेन स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। उनको छोड़ के अगर किसी भी बॉडी अथॉरिटी को सरकारी खजाने में से स्पेशल पर्पस के लिए ग्रांट लोन दिया गया है, तब सीएनडीजी 2 चीजें कर रहा है, स्क्रूटनाइज कर रहा है प्रोसीजर बाय विच जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जिसने ये पैसा दिया है, सरकारी ऑफिसर जो है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जिसने ये पैसा जारी किया है, वो खुद कैसे सेटिस्फाई हो गया कि उस बॉडी अथॉरिटी ने जो भी टर्म्स कंडीशन थी, अग्रीमेंट था, उसकी कंडीशंस को फुलफिल किया है। बता, पहले तो हम अपने लोगों को चेक करेंगे सीएनडीजी, कि तेरे जो ऑफिसर जो सैंक्शन कर रहा है वो कैसे सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, सीएनडीजी हैज अ राइट टू एक्सेस। अब ये बॉडी अथॉरिटी के पास चला जाएगा प्रायर नोटिस देकर कि भाई तू हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा अपने। क्लियर है? चौथा। पांचवा, ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड यूनियन एंड स्टेट्स। ये इजी सा है कि सीएनडीजी सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि जो भी रूल्स प्रोसीजर बने हैं रिगार्डिंग पैसा आने वाला, have been framed designed to secure an effective check on assessment, collection and allocation of revenue। इसको देख रहे हैं। छठा, ये आईसीआई का लाइक फेवरेट टॉपिक में से था। ओल्ड सिलेबस में तो ये भयंकर ही बार पूछा गया था, न्यू में नहीं देखा गया है, लेकिन वापस से आने की संभावना है। कि जो स्टोर्स और इन्वेंट्री है उसको कैसे चेक करोगे, कि भाई जो भी आपका जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में सामान पड़ा है उसको कैसे चेक करोगे, आपका कहीं भी इन्वेंट्री पड़ी है गवर्नमेंट की, दवाइयों की इन्वेंट्री होगी, वेपन्स की इन्वेंट्री होगी, किसी भी चीज की, उसको स्टोर्स एंड इन्वेंट्री को कैसे चेक करोगे। तो ये कह रहा है कि भाई सीएनडीजी चेक करेगा, पहले तो इन्वेंट्री चेक करने से पहले उन इन्वेंट्री को चेक करने की रेगुलेशंस चेक करेगा कि जो नियम कानून है जिससे चेक किया जाता है वो नियम कानून तो ठीक है क्या। तो सीएनडीजी टू चेक रेगुलेशंस गवर्निंग द परचेज, इशू एंड रिसीट ऑफ कस्टडी, सेल एंड इन्वेंट्री टेकिंग ऑफ स्टोर्स। आर दीज रेगुलेशंस प्रॉपर्ली बनाए गए हैं और ये प्रॉपर्ली कैरी आउट भी हो रहे हैं क्या। एम क्या है कि सर अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, डेफिशिएंसी है, उसको सामने लाया जाए। डेफिशिएंसी किसमें? क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स एंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल में अगर कोई गड़बड़ी है उसको सामने लाया जाए। इंश्योर कि जो भी प्राइसेस पे की जा रही है वो प्राइसेस रीजनेबल है, जो अग्रीमेंट में लिखा है विद कॉन्ट्रैक्ट में उसके हिसाब से ही पे किया जा रहा है। ऑल्सो वेरीफाई द सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बाय इंस्पेक्टिंग एंड रिसीविंग यूनिट्स को देखना है।
और पीरियोडिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरी की करनी है। तो 4 नंबर के लिए मजेदार सवाल ये आईसीआई का है। और 7वां तो इजी था, वो गवर्नमेंट कंपनी वाला था, वो तो हम लास्ट में करेंगे ही। तो अगर हम ड्यूटीज की बात करें ना बेटा, ड्यूटीज ऑफ सी एंड ए जी, ठीक है, ये पहले वाले पे, पहली ड्यूटी पे, इसको मैं पहला टॉपिक बना रहा हूं कि पहली ड्यूटी पे अलग सवाल आ सकता है। ये जो दूसरी ड्यूटी है इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक बना रहा हूं, ये हमारा टॉपिक नंबर 4 हो गया, ये टॉपिक नंबर 5 हो गया, टॉपिक नंबर 6 हो गया। इस पे सवाल आने की संभावना नहीं है, इसको छोड़ते हैं। टॉपिक नंबर 7 हो गया, ठीक है, सही है मार्किंग। 2 3 4 5 6 एंड ये 7 टॉपिक यहां पे ड्यूटी के हो गए। ड्यूटी के बाद आया 8वां टॉपिक, पावर्स। सीएनडीजी की पावर्स क्या क्या है 4 नंबर के लिए, ये पावर्स भी मस्त क्वेश्चन बन जाता है। पावर क्या क्या है कि भाई वो इंस्पेक्ट करेगा कोई भी ऑफिस जो यूनियन और स्टेट के अंडर आते हैं, ठीक है, और इंक्लूडिंग ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ इनिशियल सब्सिडरी अकाउंट, यहां पे जा सकता है। रिक्वायर कर सकता है कि कोई भी बुक्स, डॉक्यूमेंट, पेपर, रिकॉर्ड्स इसके ऑफिस में, सीएनडीजी के ऑफिस में भिजवाया जाए। कुछ भी सवाल पूछ सकता है और कुछ भी ऑब्जर्वेशंस बना सकता है, ही में कंसिडर। और इसके पास अधिकार है रिपोर्ट में जितना इसको ठीक लगता है उतना ही लिखे, सारा नहीं लिखे चलेगा। पावर टू डिस्पेंस विथ एनी पार्ट, पूरी रिपोर्ट नहीं, एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड सीओटी, कोई पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट को भी ये जारी कर सकता है। फिर जो आईसीआई के फेवरेट टॉपिक्स में से फिर आते हैं, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, नहीं तो आईसीआई क्या करता है, इसको इनडायरेक्टली सिचुएशन दे दी और पूछता है कि भैया एक्सपेंडिचर ऑडिट में से ये कौन सी ऑडिट है। हमारे 5 तरीके के जो भी खर्चा करते हैं उनको 5 हेड्स के अंदर हम डालते हैं, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, सैंक्शनिंग, ठीक है, प्रोप्राइटी ऑडिट, इफेक्टिव एफिशिएंसी कम इफेक्टिव ऑडिट, ये सब जो होता है इनके हिसाब से ये 5 कैटेगरी होती है। इसका मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा एक बार, वैसे याद करने के लिए मेरे ये नोट सफिशिएंट है, लेकिन एक बार रीड कर लेना बेटा फ्रॉम आईसीआई, क्योंकि इससे इनडायरेक्ट सवाल आईसीआई पूछ रहा है। डायरेक्ट है तो ये नोट सफिशिएंट है आपके लिए, इनडायरेक्ट में भी 99% सफिशिएंट है, लेकिन क्यों रिस्क लेना, एक बार रीड कर लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, एक्सपेंडिचर कंफर्म्स द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट, कि भाई रूल्स एंड ऑर्डर है, कानून तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो जो भी हमारे स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स थे, यानी स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट यानी लॉ हो गए, एंड फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी पास किए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, हम पहला ये चेक करेंगे। ये एक कासी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क है, मतलब 2 चीज होती है, फुल जुडिशियल, कासी जुडिशियल। कासी जुडिशियल मतलब जो पूरा नहीं है, कोर्ट है बेटा, उसके पास पूरी जुडिशियल पावर होती है, लेकिन ये जो हो रहा है काम यहाँ पे सीएनडीजी जो चेक कर रहा है, ये पूरा कोर्ट जैसी पावर्स नहीं रखता, ये कासी जुडिशियल टाइप वर्क है, थोड़ा कम होता है, जहां पे इंटरप्रिटेशन करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, समझता है कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टैट्यूट्स को भी समझता है, रूल्स को, रेगुलेशन को, ऑर्डर्स को, सबको समझता है। लेकिन ध्यान रखें, फाइनल पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन डज नॉट लाई विद सीएनडीजी, ये एमसीक्यू में बन सकता है। फिर इन द कैटेगरीज, अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट तो एकदम फिक्स हो गए, लेकिन रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर्स, ये जो 3 चीजें हैं ये तो अपने हिसाब से थोड़ी इंटरप्रेट की जा सकती है ना। तो 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है, रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहा है, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया था कि इसको भी इंटरप्रेट करता है, स्टैट्यूट को भी इंटरप्रेट करता है, लेकिन रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर्स को भी इंटरप्रेट करता है। तो अभी जो बात हो रही है ये सिर्फ इनकी हो रही है, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर की बात हो रही है, कि इन द कैटेगरीज ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर सीएनडीजी को क्या क्या चेक करना है, टू चेक द पावर टू इनकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर, किस अधिकारी के पास ये पावर थी कि वो पैसा इनकर भी कर सकता है, पैसा जारी भी कर सकता है। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम, अगर कोई सरकार से पैसा मांगता है तो कैसे मांगेगा, ए सरकार पैसा दो, ऐसे थोड़ा ही होता है, तरीके होते हैं, क्या मोड है प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम का। विड्रॉ कैसे किया जा सकता है, कंसोलिडेटेड फंड से या कंटिंजेंट फंड से या पब्लिक अकाउंट से पैसा कैसे निकाला जा सकता है।
गवर्नमेंट सर्वेंट के कंडीशन ऑफ सर्विस, पे, अलाउंस, इनको भी चेक किया जाता है। 3 पॉइंट ये हो गए। 5 नंबर के लिए बेटा ये पहला वाला जो है ना, इस पे अकेले पे 5 नंबर का हमारा सवाल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 4th वाला, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो सीएनडीजी के लोग हैं, उनको चेक करना है। क्या चेक करना है? वापस से रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट तो फिक्स है। ठीक है, क्या चेक करना है? अब इस पे बेटा, इस 4th पॉइंट पे 4 नंबर का सवाल बन सकता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज किसको चेक करे। ये कब होगा? जब आईसीआई तुमको भयंकर परेशान करने के मूड में बैठ गया ना, कि अब देख क्या हाल करता हूं, बहुत इजी आ गए ना ऑडिट के पेपर्स है, ऑडिट इजी लग रही है ना, तब ये परेशान कर सकता है। और उसके लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि पूछेगा तो आईसीआई की बुक से ही, उससे बाहर से तो नहीं पूछ सकता। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को चेक करना है कि रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर जो है वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट यानी लॉज के प्रोविजंस के, कहीं कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ रहे ये रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर जो हायर अथॉरिटीज ने ऑर्डर पास कर दिए उन भाई उनके बॉसेस के ऑर्डर्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, कहीं सेपरेटली अप्रूव तो नहीं कर दिए कुछ लोगों के लिए, एंड क्या कंसिस्टेंट है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के बेसिक रिक्वायरमेंट। तो वापस से परेशान वाली बात, लेकिन जब हम लोगों ने क्लास में भी किया, हमने तो सर 5 पॉइंट इसके जो है ना बहुत जोरदार तरीके से याद कर लिए थे। अभी तुम लोगों को फोकस ऐसे करना है कि ये वाले पॉइंट पे अलग से 4 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। फिर ऑडिट ऑफ सैंक्शन है कि या तो एक जनरल या स्पेसिफिक सैंक्शन है जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये सैंक्शन दिया है कि हाँ ठीक है पैसा खर्च कर दू। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, ये तीसरा एक्सपेंडिचर ऑडिट का है कि जहां से भी पैसा प्रोविजन हुआ है कि हाँ इस अकाउंट में से इतना पैसा जारी कर दिया जाए, आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, ये प्रोविजन भी किसने किया है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही ये पैसा जारी किया है। अमाउंट जितना अप्रोप्रिएशन में डाला था उससे ज्यादा तो नहीं हो गया। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआई के पहले तो ये एकदम दिल का टुकड़ा था ये वाला टॉपिक, प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, प्रोप्राइटरी नहीं, प्रोप्राइटरी ऑडिट। ये प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है कि जितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए था उतना ही किया ना, कहीं सरकार का पैसा है उड़ाओ भाई, ऐसा तो सरकारी कर्मचारियों ने नहीं कर दिया। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विथ ड्यू रिगार्ड टू ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। और तुमसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि साहब ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के? तो क्या है कि एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर देन द ओकेजन डिमांड, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा खर्च करो, एज इफ ऑफिसर्स ओन मनी, की भाई तेरे खुद की अगर जेब का पैसा होता तो ऑफिसर तू खर्च करता क्या? नॉट टू हिज ओन एडवांटेज, खुद के फायदे के लिए नहीं कर सकता, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी के लिए नहीं कर सकता। लेकिन इस 4th वाले के बेटा एक्सेप्शन है, इस 4th के एक्सेप्शन है, मतलब कुछ सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी के फायदे के लिए ये काम किया जा सकता है। क्या एक्सेप्शन है? अगर अमाउंट सर इनसिग्निफिकेंट हुआ, या अगर कोर्ट में सामने वाला बंदा चला गया तो कोर्ट बोलेगा सरकार पैसा दो, तो हम पहले ही दे रहे हैं, तो क्लेम कुड बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। एंड रेगुलैरिटी ऑडिट, रेगुलैरिटी ऑडिट क्या होती है भाई? रेगुलैरिटी ऑडिट क्या होती है? ये रेगुलैरिटी ऑडिट वही वाला फर्स्ट वाला ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का एक नाम और है जिसको हम रेगुलैरिटी ऑडिट कहते हैं। ठीक है, जहां रेगुलैरिटी ऑडिट सफिशिएंट नहीं होती और क्लेम कोर्ट में जा सकता है, तो ये आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन कम्युनिटी के लिए पैसा खर्च कर सकते हो एज पर रिकॉग्नाइज्ड कस्टम्स पॉलिसीज एंड शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रिसिपिएंट्स। डन है? समझ में आया? ये चौथा प्रोप्राइटरी ऑडिट पे अलग से सवाल। और आखिरी एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस कम फुल स्कोप ऑडिट, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसमें फिर अलग अलग है, एफिशिएंसी ऑडिट अलग है, इकोनॉमी ऑडिट अलग है, इफेक्टिवनेस ऑडिट अलग है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट अलग है। तो आइए, एफिशिएंसी ऑडिट, द स्कीम्स प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एंड ऑपरेटेड एज आर रनिंग इकोनॉमिकली, जो भी स्कीम चल रही है वो इकोनॉमिकली चल रही है, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए तो वो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। इकोनॉमी ऑडिट मतलब जो भी सरकार रिसोर्सेज खरीद रही है वो रिसोर्सेज, ठीक है,
इकोनॉमिकल मैनर में, इकोनॉमी को ऑब्जर्व करना चाहिए कि रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमिक मैनर एंड स्पेंडिंग एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने भी इकोनॉमी को समझा है। इफेक्टिवनेस ऑडिट की अप्रेज करो, चेक करो सारे प्रोग्राम स्कीम प्रोजेक्ट्स को कि क्या वो अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमी के आसपास घूम रहे हैं या बहुत ज्यादा इधर उधर हो चुके हैं। आखिरी एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करोगे इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी का। यहां पे इसको भी हम है ना, जैसे ये 9th में ये एक्सपेंडिचर ऑडिट हो गया, एक्सपेंडिचर ऑडिट में ये ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को मैं 9th वाला टॉपिक दे रहा हूं क्योंकि इस पे अलग सवाल बन सकता है। इनफैक्ट इस पे पूरा सवाल और ये पूरा इसमें मिला के ये सेकेंड एंड थर्ड पे अलग सवाल नहीं बन सकता, लेकिन ये वाले पे अलग सवाल बन सकता है, तो इसको मैं 10th टॉपिक बोल रहा हूं। फिर इस पे भी अलग सवाल बन सकता है, तो मैं इसको 11th टॉपिक बोल रहा हूं। तुम टॉपिक वाइज याद कर रहे हो, है ना। तो कंप्लीट सारे एक्सपेंडिचर ऑडिट पे सवाल आना मुश्किल है, ये एक जनरल रीड से निकाल लोगे, लेकिन कुछ कुछ जो इसके टॉपिक्स है उस पे इंडिविजुअल सवाल बन सकता है, तो उनको आप याद करोगे, वो आप यहां से ही कर लोगे। चलो 12वें पे आते हैं। ये तो एक डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल निकल गया। डायरेक्ट में क्या है, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट हमने कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, जो पैसा आ रहा है। तो ऑल रेवेन्यू जो भी एंड डेट्स, जो सरकार को पैसा मिलने वाला है ड्यू टू गवर्नमेंट है, करेक्टली असेस भी किया है, रियलाइज भी किया है, क्रेडिट भी किया है। एडिक्वेट रेगुलेशंस प्रोसीजर्स बनाए गए हैं और इन रेगुलेशन प्रोसीजर्स को एक्चुअली कैरी आउट किया जा रहा है। एडिक्वेट चेक लगाए गए हैं ताकि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। चेक यानी ये चेक्स यानी ये एक तरीके से क्या हो गया, ये कंट्रोल्स हो गए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कंट्रोल लिखा है, तुमको एग्जाम में चेक वर्ड ही लिखना पड़ेगा। एडिक्वेट चेक्स लगाए गए हैं और रिव्यू करते रहो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को, कहीं ये पुराने तो नहीं हो गए, ऑब्सोलीट तो नहीं हो गए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया गवर्नमेंट ऑडिट से। फिर गवर्नमेंट ऑडिट यानी 12 टॉपिक्स। ये 12 टॉपिक इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करके जाओ, बाकी सबको एक रीड मार के चले जाओ। इस तरीके से आपको चैप्टर 9 को हैंडल करना पड़ेगा। फिर हमारा आया 13th टॉपिक हो गया म्युनिसिपल अथॉरिटी, या इनको आप क्या नाम से जानते हो, लोकल, या तो म्युनिसिपल अथॉरिटी बोल लो या लोकल बॉडीज बोल लो, दोनों में से कुछ भी आप इनको बोल सकते हो। क्या क्या है भाई, एक्सपेंडिचर इनके कहां कहां होते हैं। अब इस एक्सपेंडिचर पे अलग से सवाल आता है, ये 14 टॉपिक हो गया। रेवेन्यू पे अलग अलग सवाल आ सकता है, ये 15 टॉपिक हो गया कि इनको ग्रांट कहां कहां आप ग्रांट देते हो। तो एक्सपेंडिचर किधर किधर कर सकते हैं भाई, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू कलेक्शन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क, अदर सच एज इंटरेस्ट पेमेंट। पैसा आएगा कहां से, और ये सारे तीनों एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग इन पे सवाल आया हुआ है। रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, शो टैक्स, टोल, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स, 5 याद करने हैं, ठीक है। ग्रांट 3 तरीके की होती है, जनरल पर्पस ग्रांट, स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट और कॉम्पनसेटरी एंड स्टैट्यूटरी एंड कॉम्पनसेटरी ग्रांट। तो एक 4 तरीके में हो गए, ये दोनों आईसीएआई ने मिक्स करके बोला गया है। जनरल पर्पस ग्रांट ब्रिजेस द गैप बिटवीन नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट तो नाम ही है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए है। स्टैट्यूटरी ग्रांट की किसी कानून में लिखा है ये पैसा देना है। कॉम्पनसेटरी ग्रांट कि भाई अगर सरकार ने लोकल बॉडी से कोई रेवेन्यू का सोर्स छीन लिया तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन टेकिंग ओवर अ टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से ये दिया है। तो तीनों को मैंने अलग अलग टॉपिक बोला है, इन पे अलग अलग सवाल आए हैं। 16th है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी। अब इसके 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट बजटरी प्रोसीजर, ओल्ड सिलेबस में सवाल था, नए में नहीं देखा गया है। बजटरी प्रोसीजर कंसिडर करना है हमें क्या, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पैसा रेज किया जा रहा है और जो पैसा खर्च किया जा रहा है, ये दोनों ही काम कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या ये लोग जो पैसा रेज और खर्च कर रहे हैं विथ रूल्स, रेगुलेशन, लिमिट्स ऑफ सैंक्शन एंड ऑथराइजेशन के हिसाब से कर रहे हैं। यहां पे गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट में। अगर कोई कैपिटल अकाउंट की चीज है भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है भी, उसको एक अलग हेड में जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हेड बोला जाता है उसमें डाल सकते हैं, और ये वाली चीज सिर्फ बेटा एमसीक्यू के हिसाब से हो सकती है, ठीक है, कि किस हेड में जा रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है इसका एक्सपेंडिचर कंट्रोल पे।
कि जो डिमार्केशन अभी हमने गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा, वहां पे यूनियन और स्टेट में यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो सही से डिमार्केशन है कि भैया कानून जो बनाएगा वो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट बनाएगी, बट और एग्जीक्यूटिव यानी वो आईएएस ऑफिसर वगैरह जो इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब हम लोकल बॉडी की बात करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड है इन म्यूनिसिपल अकाउंट, इसीलिए इन लोगों की एक्सटर्नल ऑडिट स्टेट गवर्नमेंट कराती है, क्योंकि पैसा रेज भी यही कर रहे हैं, खर्च भी यही कर रहे हैं, बिकॉज डिफिकल्ट टू एक्ट एज एन इंक्विजिटोरियल बॉडी। अगर इन्हीं का बंदा, ये अपने आप से सवाल थोड़ी पूछेंगे, एंड ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस ऑफिसर भी नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं का लोग होगा। आखिरी म्यूनिसिपल अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स और बजट्स को बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, बहुत गाली पड़ती है इनको। क्यों? क्योंकि ना तो ये सिंपल है, ना ही समझ में आते हैं, ना ही कॉम्प्रिहेंसिबल है, एज इफ ऑडिट हो गई है ना। दे प्रोवाइड इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन कई बार तो, और कई बार जरूरत से ज्यादा सरफीट ऑफ इंफॉर्मेशन दे देते। ऑब्जेक्टिव क्या है लोकल बॉडी का? लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक्स पे सवाल आते ही हैं। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन फ्रॉड एरर का, प्रिवेंशन डिटेक्शन मिक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज का, ये दो तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन हो ही गए। फिर रिपोर्ट किस किस पे बनेगी? फेयरनेस कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, अडेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, एंड क्या वैल्यू पूरी रिसीव हो रही है ऑन मनी स्पेंड, जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है या नहीं। अब आया बेटा, लोकल बॉडी भी खत्म हो गई, अब आया एनजीओ। ठीक है, वाइल ऑडिटिंग एन एनजीओ, ऑडिटर को नीड टू कंसिडर, ये वर्ड आपके पेपर में रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, कि एनजीओ के लिए एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी। तो क्या क्या चीजें और आए हुए सवाल है, क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है? नॉलेज ऑफ वर्क, विजन, मिशन एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनजीओ, अपडेटेड नॉलेज उनके कानून का, रिव्यू करो लीगल फॉर्म एनजीओ का कि ये फॉर्म सही है क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग को एग्जामिन करेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि यहां पे तो कैश से बेसिस भी हो सकता है ना, मटीरियलिटी सेट करेंगे, एनिटी ऑफ रिपोर्ट आप चेक करो। कोई 5 याद आपको करने हैं। फिर हम सीधा उड़ते उड़ाते आ गए बेटा एलएलपी पर। ठीक है, रिटर्न्स, ये पहले और पुराने और नए दोनों में आईसीआई का अच्छा एक ये सवाल है। अब नए वाले में हम इसको केस स्टडी के तौर पे इसमें देखते हैं, ये सवाल दिख जाता है। तो रिटर्न्स, दो तरीके के रिटर्न्स हैं, एक रिटर्न का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, एक रिटर्न का नाम है एनुअल रिटर्न। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म नंबर 8 है, एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर 11 है। ये फॉर्म 8 जो है ये कब तक भरना है आपको? कि सर साल खत्म होने के 6 महीने के बाद, विद इन 30 डेज। तो समझाने के लिए, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो मैं ये जो है फॉर्म 8 कब भरूंगा? 1 अक्टूबर 25 से लेके 30 अक्टूबर 25 तक मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। उसके 6 महीने के बाद, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद, विद इन 30 डेज बोला है, यानी इसीलिए 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक मेरे को ये जमा कराना है। फॉर्म 11 सीधी सीधी बात है भैया, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 डेज के अंदर अंदर आपको जमा करा देना है। ये 30 डेज, ये 60 डेज, लेकिन ये 30 डेज की कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी कैलकुलेशन है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है रिगार्डिंग एलएलपी? ठीक है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? ऑडिटर की किताब, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? अब अच्छा बना है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है रिगार्डिंग एलएलपी ऑडिट? कि भाई साहब, एक तो इंगेजमेंट लेटर राइटिंग में होना चाहिए, मिनट्स बुक्स को हम चेक करेंगे कि क्या क्या रेजोल्यूशन पास किया है पार्टनर्स ने, एलएलपी अग्रीमेंट को चेक करेंगे कि अब अग्रीमेंट में तो जो नॉर्मल चीजें होती है, नेचर ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये चेक करेंगे। क्या जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स करेक्ट और रिलायबल है क्या? जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है जो मिलनी चाहिए थी मिली है? कोई रिस्ट्रिक्शन ऑडिटर पे लगाया गया है या नहीं, ये चीज हम लोग चेक करेंगे। फिर सीधा हम आते हैं भाई उड़ते उड़ाते, 21 है लीज। और लीज के अंदर तुमने वैसे AS19 अच्छे से कर लिया है, लेकिन एक ये टॉपिक है, ये नया टॉपिक डाला गया था, और नए टॉपिक को डालने के बाद इस पे सवाल पूछा गया, लेकिन फिर से आ सकता है, तो इसको भी आप थोड़ा ज्यादा फोकस करके अच्छे से
याद करके जाएंगे। फाइनेंस लीज, दो लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज की बेटा ये क्या पूछ रहा है आपसे, फाइनेंस लीज की मोडेलिटीज पूछ रहा है। फाइनेंस लीज की क्या पूछ रहा है, मोडेलिटीज पूछ रहा है। क्या ये वर्ड मोडेलिटी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंस लीज की क्या क्या मोडेलिटीज है कि भैया फाइनेंस लीज में हम लास्ट में ओनरशिप ट्रांसफर होने का ऑप्शन होता है ना हमारे पास। हाँ, तो भाई सबसे पहले जैसे मैंने गाड़ी सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट द इक्विपमेंट, ठीक है, और फिर उसके फंक्शनल फिटनेस एंड स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, जहां पे लेसर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिर ये सब चेक करने के बाद मैं लेसर को अप्रोच करूंगा, चाहे डायरेक्टली चाहे ब्रोकिंग एजेंसी पे। फिर मैं लीज अग्रीमेंट को निगोशिएट करूंगा, रेट्स को, लीज की रेट्स को फाइनलाइज करूंगा। मैन्युफैक्चर मुझे इक्विपमेंट डिलीवर कर देगा और मैं साइन करके दूंगा एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई मेरे को इक्विपमेंट सही मिल चुका है। लीज अग्रीमेंट को फिर डिटेल टर्म्स को मेरे को वेरीफाई करनी पड़ेगी। लीज टेन्योर चेक करूंगा, इस समय लेसी रखेगा इक्विपमेंट को वर्किंग कंडीशन में और इसको सारी वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस वगैरह मिलेगी। जब लीज एंड हो जाएगी या तो इक्विपमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा या रिन्यू कर लिया जाएगा या परचेज का ऑप्शन इसके अंदर रहता है, जो हम ओरिजिनली मेंशन नहीं होता लेकिन परचेज का ऑप्शन यहां पे रहता है। ओरिजिनली पता है क्या लिखा हुआ होता है, सैल्वेज वैल्यू ऐसे करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। परचेज का ऑप्शन ओरिजिनली नहीं देते, लास्ट में ऑप्शन देते हैं भाई खरीदना है क्या तेरे को, लेंगे। फिर आया भाई हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 22 होगा क्या, ये अभी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना। आगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप सेक्शन 32 के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कहां कहां कर सकते हो, बहुत बार सवाल आया। तो कहां कहां कर सकते हो, कोई भी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी कोऑपरेटिव अदर बैंक जिसको ऑथराइज किया है रजिस्ट्रार ने, जो सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में सिक्योरिटीज मेंशन्ड है वहां पे भी आप पैसा जमा करा सकते हो। कोई और सोसाइटी के शेयर खरीद सकते हो लेकिन वो दूसरी सोसाइटी लिमिटेड लायबिलिटी वाली होनी चाहिए। और जहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी वहां तो ये काम किया ही जा सकता है। अगेन एक बढ़िया सवाल, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे रजिस्ट्रार को स्पेशल रिपोर्ट, रजिस्ट्रार को स्पेशल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को कब दी जाएगी, स्पेशल रिपोर्ट, नॉर्मल रिपोर्ट तो देते ही है, ये स्पेशल रिपोर्ट की बात कर रहा है। जब इररेगुलरिटी मिल रही है, इररेगुलरिटी मतलब एग्जाम के लिए बढ़िया सवाल आया हुआ सवाल है कि कब, जब पर्सनल प्रॉफिटेरिंग की गई है, फ्रॉड हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, या डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस टू वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, अपने दोस्त रिश्तेदारों को तो सारा लोन बांट दिया जो मेंबर थे, बाकियों को नहीं दे रहे। तो 4 नंबर के लिए मजेदार सवाल, कई बार आया हुआ है, याद करना है। फिर ये अपना आ गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो चीज आप देख रहे हो, ये बात अभी किसकी हो रही है, स्पेशल ऑडिट की हो रही है। 77 जो सेक्शन है वो स्पेशल ऑडिट का है, 78 जो सेक्शन है वो इंक्वायरी का है, 79 जो सेक्शन है वो इंस्पेक्शन का है। तो स्पेशल ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल ऑडिट एमएसयूएस की कंडक्टेड बाय सीजी इफ अफेयर्स, अब एमएसयूएस का भी अफेयर हो रहा है, हमारा आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अफेयर्स ऑफ एमएसयूएस आर नॉट मैनेज इन अकॉर्डेंस विद प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस, या मैनेज इस तरीके से कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को, इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस को इंजरी हो जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन इस तरीके की हो जाएगी कि सॉल्वेंसी खतरे में पड़ जाएगी। तो स्पेशल ऑडिट तभी हो सकती है जब सीजी, एसजी या बोथ मिलाकर 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। तो ये तो स्पेशल ऑडिट पे हो गया। फिर इसके अलावा दो और है, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, उनको और अच्छे से करना है। तो 24 टॉपिक्स हमारे जो हैं, 24 टॉपिक्स हमारे निकले बेटा किसके, चैप्टर नंबर 9 के, कि ये तो बुरी तरीके से याद करना है, ठीक है। बस एनजीओ में मैं तुम लोग को बोल रहा हूं एक वो और देख लेना भाई, यहां पे नहीं था, ऑडिट प्रोग्राम जो एनजीओ का है उसको कर लेना। यहां पे एमएसयूएस में सेक्शन 78 एंड 79, वैसे मैं
मैराथन में तुम्हें कराऊंगा, या पुरानी मैराथन अगर तुम देख रहे हो उसमें भी सब कवर्ड है। तो हमको यहाँ पे मिले हैं कितने, जिनको हमें बुरी तरीके से याद करना है। करो पॉज, और अभी अरे पहले अनपॉज करो, रे पॉज करके बैठे। मेरे को लिख के बताना 24 टॉपिक्स डन है या नहीं है, पता लगता रहे तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, किधर चल रही है। तो जल्दी से मेरे को बता देना ये 24 टॉपिक्स तुम्हारे डन है या नहीं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, बैंक ऑडिट। कैसा लगता है भाई तुम लोगों को बैंक ऑडिट? चैप्टर 10 बैंक ऑडिट। प्लीज एवरीवन, इसका भी तरीका बता रहा हूं। हमारा ये टॉपिक था ना, एडवांसेस। तुम पढ़ना ही बैंक ऑडिट यार यहां से चालू करो, ठीक है। इससे या तो देखो, हमको पता है 0 to 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीवाईक्यूज में आ रहा है तो आने की उम्मीद है। मैं आपको वैसे ही बोलता हूँ चैप्टर 10 लास्ट में करना है तुम लोगों को। तो एवरीवन समझो इस चीज को कि एडवांसेस वाले टॉपिक से स्टार्ट करो। ये हो गया, समय बचा तो पुराने टॉपिक्स कर लेना, और वो भी मैराथन से कर लेना। बहुत ज्यादा फोकस मत करो, यहाँ टाइम है कहाँ तुम्हारे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला टॉपिक, अब ये शुरुआत वाले टॉपिक्स हैं, इनको भी यहां से कर लो यार, बहुत है। जैसा एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या पिक्यूलियरिटीज ऑफ बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्यों अलग है बाकी सेक्टर से? देखो 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट निकलते हैं। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वाइड ज्योग्राफिकल एरियाज में हमारे बैंक मौजूद है, बहुत इन पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस रहती है, इनकी खुद की कमेटियां रहती है, आरबीआई की पूरे देश की नजर इन पे रहती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल तो ऐप पे हो रहा है सारा काम। एंड लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड है, होम लोन है, कार लोन है, ज्वेलरी लोन है, फॉरेन जाने के लिए लोन है, फलाना ढिमका हर चीज है। अब तो ये इंश्योरेंस बेचने लग गए हैं। तो पिक्यूलियरिटीज आया हुआ सवाल है, यहां से कर लो, इतना लिखना है, बहुत है। दूसरा, ये परेशान करने वाला टॉपिक रहता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक जनरली आईसीआई ने डब्बे में दे रखा है बेटा। आईसीआई का जब अपन वो मैराथन में देखेंगे, डब्बे में दे जरूर रखा है, लेकिन परेशान कर देता है ये बच्चों को। कोई बात नहीं, यहां पे हम हमारी परेशानी हटाएंगे कि क्वेश्चंस और स्टेप्स क्या पूछोगे जब कंट्रोल इन इन्वायरमेंट ऑफ बैंक। प्लीज फोकस करना कि ये बैंक के कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। सवाल को अच्छे से पढ़ना, ये अच्छे से पढ़ने की जरूरत आपको बैंक ऑडिट में पड़ेगी कि क्या, जैसे हम शुरुआत को जल्दी जल्दी निकाल देते हैं ना, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी बैंक लिमिटेड। क्या बैंक वर्ड दिया हुआ है या नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। तो बैंक के कंट्रोल, हम इंटरनल ऑडिटर थोड़ी है सर, लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो करोगे कंट्रोल एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो क्या सवाल, क्या स्टेप्स हैं कि किसने परफॉर्म किए कंट्रोल, क्या वो बंदा, उसके पास नॉलेज भी थी क्या, क्या उसके पास अथॉरिटी भी थी क्या कंट्रोल्स को परफॉर्म करने की, क्या एविडेंस है कि उसने कंट्रोल्स परफॉर्म किए, कब किए उसने ये कंट्रोल, क्या वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सही है, वाई, क्या जरूरत पड़ गई थी, कोई रिस्क होगा तभी जरूरत पड़ गई थी, विच टाइप ऑफ एरर they are preventing detecting, where the audit evidence are retained, are they accessible for how long they are retained। इनफैक्ट बैंक नहीं बेटा, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम जनरली यही सवाल हर जगह कंट्रोल रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल्स का ऊपरी ऊपरी नॉलेज लेना होता है। उसके बाद तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कितना इंपैक्ट पड़ता है उसको ध्यान में रखते हैं। तो ये जनरली 5 चीजें हम पूछते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में। अगेन एग्जाम में आया हुआ सवाल, और तब बच्चा परेशान होता है। ऐसी चीजें आए भी तो प्रार्थना यही है कि ऑप्शन वाले में हम छोड़ सके, क्वेश्चन 1 में नहीं आए। और जनरली ऐसा इतना निर्दयी नहीं बनता, जनरली तो नहीं बनता कि ये वाली चीजें क्वेश्चन 1 में पूछ ले। तीसरा, जिस पे भी सवाल आया है कि भैया बैंक ऑडिट में आपकी इंगेजमेंट टीम के साथ आप क्या क्या डिस्कशन करोगे, लेकिन बैंक ऑडिट में इस बात को प्लीज ध्यान में रखें कि बैंक ऑडिट में आप अपनी टीम को क्या क्या बताओगे। भाई सुन, ये जनरली एरर्स हो सकते हैं बैंक के अंदर, पिछले साल के ये एरर थे, कैसे कैसे बैंक में अगर फ्रॉड हुआ है कभी तो कैसे हुआ,
रिस्पॉन्स क्या गया है एंगेजमेंट रिस्क का, परवेसिव रिस्क का, स्पेसिफिक रिस्क का, और बता देंगे कि भैया सुनो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा मेंटेन करके चलना है, हमेशा अलर्ट रहना है आपको, ऑल टाइम्स पे एकदम सावधान पोजीशन पे रहना है। फिर चौथे में आते ही अब हम एडवांसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर चीजें ये कर लो, बाकी एक नॉर्मल रीड से निकाल लो। प्रूडेंशियल नॉर्म्स आरबीआई ने तीन चीजों के लिए दिए हैं, इनकम रिकॉग्निशन के लिए, एसेट को क्लासिफाई करने के लिए, प्रोविजनिंग के लिए। इनकम रिकॉग्निशन हमने पहले ही ध्यान दिया हुआ, स्टार्टिंग में लिखा है कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रेदर देन सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब विदाउट बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं नहीं, हर जगह ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मतलब लॉजिकल कॉमन सेंस लगा के ये काम होगा। फिर रिपोर्टिंग मैटर्स डायरेक्टली टू आरबीआई, सवाल पहले ओल्ड सिलेबस में आए हुए हैं, फिर आ सकते हैं। कौन कौन से मैटर आरबीआई को रिपोर्ट करेगा? ऑडिटर को रखा बैंक ने है, रिपोर्ट डायरेक्ट आरबीआई को कर रहा है। कब कब कर रहा है? जब एनीथिंग ससेप्टेबल टू फ्रॉड है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, एक्ट ऑफ एक्सेस पावर या फाउल प्ले है। तो 4 नंबर के लिए पहले भी आया हुआ सवाल, अभी भी आ सकता है ये वाला सवाल। फिर अब अनलकी हो गए तभी ये सवाल आएगा कि इनिशियली जब हमको बैंक में ऑडिटर रखा जाता है तो हमें इनिशियल कंसिडरेशंस क्या क्या होंगे बैंक ऑडिटर के, जब बैंक में उसको रखा जाता है कि वो उससे सवाल पूछेंगे, ओ भाई तूने इस बैंक से कोई लोन ले रखा है क्या, आर यू इंडेप्टेड टू द बैंक, डिक्लेरेशन दे इंडेप्टनेस का, कोई इंटरनल असाइनमेंट भी तू इस बैंक में कर रहा है क्या। ठीक है, ऐसे 300 के हिसाब से प्लानिंग करना है, लेकिन उससे पहले ऐसे 220 एंड 210 को कंप्लीट करना है। 220 में क्वालिटी हो गई, 210 में अग्रीमेंट हो गया। कम्युनिकेशन प्रीवियस ऑडिटर से करना है एज पर क्लॉज 8 पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ द सी एक्ट 1949। एंड ऐसे 210 बैंक में आपको हर पीरियड का चाहिए। हमने चैप्टर 11 में रिकरिंग ऑडिट में जानेंगे हम लोग, वैसे तो जानते ही होंगे कि हर साल का अगर सर परिस्थितियां में चेंज नहीं हुआ है तो हर साल का आपको अलग से ये इंगेजमेंट लेटर नहीं भी हो चलेगा, एक डब्ल्यूआर लेके काम चलेगा, लेकिन बैंक के केस में नहीं चलेगा। हर पीरियड का आपके पास ये ऐसे 210 डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फेवरेट सवालों में से एक आईसीआई के कि आउट ऑफ ऑर्डर जब हो जाती है हमारी ओडीसीसी, ठीक है, ये किसके लिए होगा? दो ही लोन है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट वाले जो लोन्स होते हैं उनमें जब वो आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तब जाके वो एनपीए डिक्लेयर होंगे और फिर उनपे नाटक चालू होगा। तो आउट ऑफ ऑर्डर की 3 कंडीशन है, बहुत बार आई है, ओल्ड और न्यू दोनों में आई है, तो वापस से देख लेना एक बार इसको अच्छे से कि जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूसली, एक दिन की बात नहीं है भाई, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूसली ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर है तो भाई ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहे लेस भी है सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बैलेंस शीट डेट से 90 डेज पहले तक 1 रुपए का पैसा, 1 रुपया नहीं आया है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक 1 रुपया क्रेडिट नहीं हुआ, ऐसा कैसा बिजनेस है? और अगर क्रेडिट हुआ भी है बट नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट, जो 90 डेज का हमारा इंटरेस्ट है उसको कवर करने जितना पैसा नहीं आया, तो तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हो जाओगे आउट ऑफ ऑर्डर, और आउट ऑफ ऑर्डर होते ही क्या हो जाओगे? आप हो जाओगे एनपीए। हम क्यों होंगे सर? आप होगे। अरे भावना समझो। चलो 8वां, दो तरीके की, ये सिर्फ समझाने के लिए, इनफैक्ट इसको 8वां मत ही मानो, ठीक है, इसको टॉपिक ही समझाने के लिए है कि लोन दो तरीके के होते हैं। फिक्स्ड वाले लोन होते हैं, ठीक है, जैसे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, ईएमआई ड्यू डेट हर मंथ की होती है, रीपेमेंट पीरियड, और दूसरे लोन होते हैं जिनके रीपेमेंट पीरियड फिक्स नहीं होता। ये कौन से होते हैं? ये ओडीसीसी, ये नीचे लिख दिया कि ये ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट वाले होते हैं। नो फिक्स डेट ऑफ रीपेमेंट, बोरोवर जनरली पेज ओनली इंटरेस्ट जनरली टेकन बाय द बिजनेसेस फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सिर्फ समझने के लिए, ये टॉपिक नहीं है। चलो, सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर समझने के लिए कि ये मैक्सिमम लोन जो बैंक ग्रांट कर सकता है, ड्रॉइंग पावर दैट कैन बी, सैंक्शन लिमिट के ऊपर भी जा सकती है ड्रॉइंग पावर अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके सैंक्शन लिमिट के ऊपर तो कभी निकाल ही नहीं सकते। उससे कम निकालने का ऑप्शन हो सकता है अगर ड्रॉइंग पावर कम आ गई। अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द लिमिट बेस्ड ऑन स्टॉक स्टेटमेंट। ये स्टॉक स्टेटमेंट भी हमको हर 3 महीने के, नॉट ओल्डर देन
3 मंथ से पुराने हमारे स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। यानी ये स्टॉक स्टेटमेंट हमारे जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं भाई? ये क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट होते हैं। चलो, एवरीवन, ये एक क्वेश्चन मैंने है ना आपको प्रोविजनिंग के लिए बता दिया था, समझाने के लिए। समझते हैं एक बार कि मान लो हमको लोन कितने का चाहिए, 100 करोड़ का लोन। ले 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 100 करोड़। हाँ, 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक जनरली आपसे जो गिरवी रखेगा वो ऑब्वियसली ज्यादा का अमाउंट रखता है। बैंक जनरली 75% पे एसेट्स की वैल्यू का लोन देता है। तो अगर मैंने 133 करोड़, 33 लाख रुपए का मैंने एसेट गिरवी रखा, तो उसका 75% जो होता है वो 100 करोड़ हो जाता है। तो अगर मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए तो 133.33 करोड़ का मेरे को सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, 100 करोड़ के 100 करोड़ निकाल लिए और हम पैसे नहीं चुका पाए, तो प्रोविजनिंग, क्योंकि ये एग्जाम में इसको, चलो बिल्कुल आप 8वां टॉपिक लिख सकते हो, 8वां ही होगा, 8वां टॉपिक होगा, आप लिख सकते हो, क्योंकि इस पे अब सवाल हम देख रहे हैं। फाइनली हम इन चीजों पे सवाल देखने लग गए हैं। तो भैया अगर 100 करोड़ का 100 करोड़ आउटस्टैंडिंग है और अभी हम सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आए हैं, तो उसमें कितना प्रोविजन बनता है? 15% का प्रोविजन बनता है। तो कितना आपने प्रोविजन बनाया? इस साल करंट ईयर का प्रोविजन 15 करोड़ का बनाया, क्योंकि अभी अभी आए हो, तो टोटल प्रोविजन भी आपका कितना होगा? 15 करोड़ का होगा। फिर भी पैसे नहीं चुकाए तो आ जाओगे D1 कैटेगरी में, जिसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का बाइफर्केशन करना पड़ता है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ये बाइफर्केशन, अगर ऐसी चीज आ गई तो। मान लेते हैं कि हमारा सिक्योर्ड पोर्शन था 90 करोड़ का। अगर 100 करोड़ के लोन में 90 करोड़ सिक्योर्ड है, मतलब अनसिक्योर्ड कितना हुआ? 10 करोड़ का। 100 करोड़ में से 90 करोड़ हटा दिए। सिक्योर्ड का 25% और अनसिक्योर्ड का तो हमेशा ही 100% होगा। तो 90 करोड़ का 25% बन गया 22.5 करोड़, और इसका 10 करोड़ 100% के हिसाब से। टोटल प्रोविजन इस साल का मेरे को 27.5, टोटल प्रोविजन जो मेरे को बनाना है वो बनाना है 32.5 करोड़ का, लेकिन उसमें से 15 करोड़ तो मैं बना चुका हूं। तो इस साल का प्रोविजन कितना बनाना है? 17.5 करोड़ का बनाना है, माइनस कर दिया। फिर हम D2 में आ गए। मान लो एसेट की वैल्यू और गिर गई, और गिर के 60 करोड़ हो गई। अगर 60 करोड़ सिक्योर्ड है, मतलब अनसिक्योर्ड कितना है? 40 करोड़ हो गया। तो 60 करोड़ का 40%, अनसिक्योर्ड का तो 100 होता ही है। तो 24 करोड़ प्लस 40 करोड़, यानी टोटल प्रोविजन चाहिए 64 करोड़, जिसमें से 32.5 तो बन चुका है, यानी 31.5 करोड़ का और इस साल प्रोविजन बनाना है। तीसरा D3, अब एसेट की वैल्यू गिर के हो गई है 20 करोड़, और अगर ये 20 करोड़ हो गई है, यानी अनसिक्योर्ड पोर्शन 100 में से 20 गया, 80 करोड़ का हो गया। लेकिन फर्क नहीं पड़ता सर, दोनों पे ही 100% बनेगा, यानी टोटल प्रोविजन चाहिए 100 करोड़ का, जिसमें से 64 बन चुका है, यानी इस साल का प्रोविजन होगा 36 करोड़। तो ये आजकल ये परसेंटेजेस जो है ना बेटा, इन परसेंटेजेस पे सवाल आजकल आ जाता है, इस चक्कर में कि हम, उन्होंने प्रोविजन बना के दे दिया, आप चेक करो उन्होंने सही बनाया या नहीं। इस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन आ सकती है, इसीलिए इसको 8वां टॉपिक दे दिया गया है। 9th टॉपिक को देखते हैं। 10 किलो का गोल्ड बार 10 करोड़ का होगा। अच्छा, अब तो ज्यादा कभी हो सकता है। तो टॉपिक क्या है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इरोड हो गई या फ्रॉड कमिटेड बाय द बोरोवर अगर हुआ है, तो इस पे भी छोटा सवाल बनता है, लेकिन बनता है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू लेस देन 50%, लेकिन किसकी लेस देन 50%? किसकी? असेस्ड वैल्यू की लेस देन 50% है रियलाइजेबल वैल्यू, यहां पे असेस्ड वैल्यू की। तो सीधा कहां चले जाएंगे? हम सीधा चले जाएंगे भाई, हम सीधा डाउटफुल कैटेगरी में। और अगर रियलाइजेबल वैल्यू लेस देन 10% है, लेकिन किसकी? आउटस्टैंडिंग अमाउंट की लेस देन 10% है, तो हम सीधा कहां चले जाएंगे? लॉस एसेट कैटेगरी में सीधा चले जाएंगे। ये याद रखने वाली चीज है, MCQ वगैरह में आती है। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। देखिए यहां तक बच्चा पहुंचा क्या, एक बार है ना कमेंट में ही हा लिख के बता दो, पता लग जाएगा मेरे को कि ये वाला बच्चा यहां तक पहुंचा हुआ है। ऑडिट हो रही है तुम्हारी। ही हा हा। चलो, फेवरेट आईसीआई का और हमारा भी, कि भगवान प्लीज
ये सवाल दे दिया जाए। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, एक ही तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन 99.99% इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, आपको तो प्लस माइनस करना है। तो मान लो जैसे आपको क्या दे दिया गया है भाई, आपको दे दिया है कि स्टॉक की वैल्यू आपको बता दी गई है, 60 करोड़ का आपका स्टॉक है। आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में ही कि 60 करोड़ नहीं, 60,000 इस क्वेश्चन में 60,000 का आपका स्टॉक है, लेकिन 10,000 रुपए तो ऐसे हैं जो आपको चुकाने हैं। इस सन्ड्री क्रेडिटर भी हो सकता है, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर के साथ साथ एक चीज और भी लिखी जा सकती है, सन्ड्री क्रेडिटर के साथ साथ और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल वर्ड भी होता है, वो भी माइनस करना है आपको स्टॉक से, ठीक है। तो आपका स्टॉक आ गया, 60,000 में से 10,000 तो चुकाने, 50,000 का मार्जिन भी बेटा आपको दिया हुआ रहेगा। आप टेंशन ना ले, मार्जिन भी दिया हुआ रहेगा, वो स्टॉक में से कितना माइनस करना है वो माइनस कर दिया, तो आपकी ड्रॉइंग पावर आ गई। वैसे डेटर्स आपको दिया हुआ रहेगा, इन एलिजिबल डेटर कौन से होंगे वो आपको बताया हुआ रहेगा, तो आपने वो माइनस कर लिया, एलिजिबल आ गए। आपको ड्रॉइंग पावर मार्जिन ऑलरेडी बताया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, माइनस कर दो, ये आपके आ गई ड्रॉइंग इसकी, डेटर्स की। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपको टोटल ड्रॉइंग पावर मिल जाएगी। इतना सा ड्रॉइंग पावर की कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको एक बार लिख के दे देता हूं आप लोग को कि हर जगह यही लगाना है, ठीक है। कुछ भी नाम से हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल, ठीक है। ये माइनस कर दोगे, ये आपको मिल जाएगा माइनस करके। मार्जिन भी आपको दिया हुआ रहेगा, ये आपका स्टॉक का डीपी।
दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल ड्राइंग पावर आ जाएगा। इस तरीके से काम करो, ठीक है। ये फॉर्मेट ड्राइंग पावर कैलकुलेशन का, ये अच्छे से याद कर देख लो ना, प्लस माइनस ही तो कर रहे हो, बाकी चीजें तो सारी की सारी दी हुई है। चलो, मेरे इस क्वेश्चन में ड्राइंग पावर आ गई थी आपकी टोटल 59,000, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सैंक्शन लिमिट 48,000 की है, तो भैया मैक्सिमम आप 48,000 ही निकाल सकते हो। ये कंक्लूजन जरूर देख लेना। 10वां, 11वां, While auditing the advances of ABC Limited, you will obtain audit evidence। किस किस चीज के ऑडिट एविडेंस लोगे जब एडवांसेस की ऑडिट कर रहे हो, लेकिन किसके? चैप्टर 5 से प्लीज कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। बैंक के ऑडिट आप कर रहे हो, आप ऑडिटर किसके हो? बैंक के ऑडिटर हो, तो उसके एडवांसेस रिलेटेड आप क्या क्या ऑडिट एविडेंस लोगे? बैलेंस शीट के फिगर्स को लोगे, एडवांस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू बैंक, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अनरिकॉर्डेड कुछ नहीं है, और प्रोविजन आरबीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया गया है या नहीं। थिंग्स टू बी इवैल्यूएटेड जब इंटरनल कंट्रोल ऑफ बैंक रिगार्डिंग एडवांसेस, इंटरनल कंट्रोल्स को आप इवैल्यूएट कर रहे हो बैंक के, डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें, इसीलिए क्वेश्चन बना के दे दिया है बेटा तुमको यहाँ पे। तो क्या चेक करोगे? क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर, एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट, कंप्लायंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन, सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है क्या, ट्रांसफर द नेम्स ऑफ शेयर अगर उनको सिक्योरिटी पे रखा है, 5-5 नंबर के लिए। ये चीजें शायद परेशान करती होंगी, लेकिन मैं ये वाले सेशन से डायरेक्ट आपको पता लग जाता है, ये तो भाई रट लेना है हम लोगों को, तो यहां से करना। चलो, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। 14 है क्या? 13 है? 13। बैंक की प्रोविजंस कंटिजेंसीज को कैसे चेक करोगे? बैंक की प्रोविजन कंटिजेंसीज को कैसे चेक करोगे? क्योंकि बैंक के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कंप्लायंस चेक करना है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, कंप्यूटेशन चेक करना है प्रोविजंस का ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स एंड एनपीए, डिटेल्ड ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप कर ही लो, डिटेल्ड ब्रेकअप स्टैंडर्ड का कितना है, एनपीए कितना है, अग्री करो आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद जनरल लेजर अकाउंट एंड टैक्स प्रोविजन का कंप्यूटेशन। लास्ट का टॉपिक है, बच्चे जनरली थक हार के इसको छोड़ देते हैं और इसमें से सवाल बन जाता है 4 मार्क्स का। बढ़िया, पुराने सिलेबस में आया हुआ है, नए में आया नहीं है, आने की संभावना अच्छी खासी रहती। तो बेटा 13 टॉपिक्स हमारे किसके हो गए? बैंक ऑडिट के हमारे 13 टॉपिक्स हो गए। अब किधर गया? इनको अच्छे से करना ही है। 13 यहाँ के हो गए, और इसका कितना था स्टार्टिंग वाले का? इसका था 24। 13 और 24, 37 टॉपिक्स अभी तक के हमारे हो चुके हैं। अब आ गया हमारा आखिरी, अब हमारा चैप्टर आ गया है आखिरी। बड़ा चैप्टर जरूर है, लेकिन मजेदार चैप्टर है। इसको 2 पार्ट में आप तोड़ के कर रहे हो। ये 2 पार्ट क्या है? ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ो। एक पार्ट होगा बिफोर ऑडिट क्वालिटी और एक ऑडिट क्वालिटी टॉपिक, जिसके अंदर हम SQC1 एंड SA220 वाली चीजें देखने वाले हैं। अगर आपने इसको तोड़ तोड़ के कर लिया तो ये चैप्टर तो तुम्हारा एकदम ऐसे एकदम जोरदार वाला कि अरे सर क्या ही चैप्टर है, 8 से 10 नंबर पक्का पक्का आएंगे, पक्का पक्का आएंगे। ठीक है, जल्दी से मेरे को टाइमलाइंस बच्चे, जो टाइमलाइन आप में से कुछ एक हैं जो डाल देते हैं, उनको एक तो भयंकर दुआ लगेगी। ठीक है, भगवान इतनी दुआ करता हूं कि इन बच्चों का अगर एग्रीगेट में कोई दिक्कत हो तो प्लीज 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 पुश करके पास कर देना, क्योंकि तुमने यार मेहनत करके टाइमलाइन डाल दी है। और एक बच्चे का मैंने कमेंट भी देखा था फर्स्ट वाले वीडियो पे, उसने तो टॉपिक्स भी बता दिए, चैप्टर 1 का ये टाइमलाइन है, ये टॉपिक्स है, चैप्टर 2 के ये टाइमलाइन है, टॉपिक। अरे अरे, थैंक यू यार सो मच। मेरे को कमेंट करके बताना अगर तूने ये सुना, मेरा थैंक यू सुन लिया तो। चलो, चैप्टर 11 को करते हैं बेटा स्टार्ट।
सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या आई, हमारे सामने सबसे पहली चीज आई डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। ठीक है, क्या डेफिनेशन में आ सकता है? हाँ भाई, अब तक तो समझ ही गए होगे, 2 नंबर की चीजें आ सकती है प्लस 5 चीजें यहां पे आपको दिख रही है, तो 5 नंबर भी क्यों नहीं बन सकता इस पे? कि एथिक्स क्या होते हैं भाई? एथिक्स होते हैं हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। एथिक्स क्या है? हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स है विच गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर एंड कंडक्शन ऑफ एन एक्टिविटी। ये कहां से आते हैं एथिक्स? बाजार से भी मिलते होंगे, देख लो। नहीं नहीं, बाजार में नहीं मिलते। ये इट कम्स इंट्रिंसिकली, आपके अंदर से आएगा, आपके संस्कार बताएंगे। इट इज इनकलकेटेड इन हैबिट एंड टेम्परामेंट, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ साइंस एज वेल एज रूल ऑफ कंडक्ट। तो ये एथिक्स की डेफिनेशन हो गई। गिव इट द फर्स्ट टॉपिक। दूसरा, अब आया हमारा यार एक चीज है कि क्या हम प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं या रूल्स बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं? तो भाई आईसीआई ने जितने रूल बना दिए उनको रूल बेस्ड पे जाएंगे, और जो रूल नहीं है वहां पे आईसीआई कहता है सुनो, मन मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ही फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होता है? जब रूल्स एप्लीकेबल ना हो तब हम प्रिंसिपल पे आएंगे, पहले तो रूल्स पे जाएंगे। तो रूल्स बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, इट कंप्लाइज विथ द स्पिरिट ऑफ एथिक्स। CAs are required to exercise professional judgment in every situation based on professional knowledge and skills and experience. रूल बेस्ड अप्रोच, जैसे आईसीआई ने सीए एक्ट 1949 के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स वाला पार्ट के अंदर शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के अंदर 3 3 पार्ट बना दिए। इसमें क्या बनाया है? ये रूल बेस्ड अप्रोच बना दिया है एथिक्स को, यानी एक तरीके से लॉ ही हो गया है। तो ये नैरो आउटलुक होता है, रिजिड होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, स्पिरिट ऑफ एथिक्स की धज्जियां उड़ा देते हैं, और शायद इन रूल्स को हर सिचुएशन में लगाना संभव नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच, 5 नंबर के लिए एकदम मजेदार टॉपिक हो सकता है। तो आइए तीसरे टॉपिक पे, जो भयंकर ही बार पूछा गया है। हम फिर दुआ करेंगे कि ये टॉपिक आए कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के। फंडामेंटल, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इसमें आईसीआई एक इनडायरेक्ट सवाल कैसे पूछ लेता है, इसके लिए भी मैं आप लोग को बोलूंगा रीड दिस ऑल्सो। एक एक वर्ड प्लीज बोल कर रीड कर लेना। बोलकर अगर रीड कर लिया है तुम लोगों ने तो इसमें पूरे नंबर ले आओगे। इसमें सिचुएशन दे देते हैं और पूछते हैं बताओ इंटेग्रिटी की दिक्कत है, ऑब्जेक्टिविटी की दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है। ठीक है, तो आ जाइए। इंटेग्रिटी में क्या क्या होता है? इंटेग्रिटी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, ट्रूथफुलनेस होती है, ऑनेस्ट होते हैं, फेयर डीलिंग होती है, शैल नॉट नोइंगली एसोसिएटेड विथ फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। जो आजकल के कलयुग के लोग नहीं हैं वो सब इंटेग्रिटी वाले होने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर को तो ऐसे ऐसे 2 बार रीड कर लेना बेटा, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। चौथा है कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कब कब हम कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ सकते हैं? कब तोड़ सकते हैं? जब रिक्वायर्ड या परमिटेड बाय लॉ हो, जब ऑथराइज्ड बाय एम्प्लॉयर या क्लाइंट हो, या ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है कानून तोड़ने की, कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ने की हमारी ड्यूटी है, तो तोड़ दो भाई। बहुतों की कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ी है तुमने। एंड आखिरी प्रोफेशनल बिहेवियर, कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन, अवॉइड करेंगे कंडक्ट दैट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन and shall not knowingly engage in any employment, occupation या activity that impairs the integrity, objectivity and reputation of the profession। याद भी करना है, ऐसे ऐसे भी पढ़ना है, शायद इसी में से सवाल निकल जाए, क्योंकि इसमें से नए सिलेबस में इसमें से ही सवाल पूछा जा रहा है। चौथा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है बेटा, वापस से 2 नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ये हमने चैप्टर 1 में भी ये डेफिनेशन देखी हुई है कि व्हेन जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस एंड डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम टू ओन सेल्फ इंटरेस्ट। किसी ने तुमको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एंगेज किया है और तुम अगर उसके विशेस, उसके डायरेक्शन पे, उसकी उंगलियों पे नाच रहे हो तो फिर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये इंडिपेंडेंस का एक कंटिन्यूएशन है कि 2 नंबर की डेफिनेशन आ गई और 3 नंबर में ये आ गया कि इंडिपेंडेंस के 2 पॉइंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन
appearance. Independence of mind state of mind है that permits the provision of an opinion without being affected by influence. और अगर आप किसी के influence में नहीं हो तो आप जो भी काम करोगे thereby allowing an individual to act with, तुम्हारा जो भी act होगा वो integrity, objectivity and professional skepticism के साथ वो act होगा. Independence in appearance के साथ आपको बुरे लोगों से दूर रहना है, अवॉइड करना है आपको सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो इतने बुरे हैं, इतने सिग्निफिकेंट है कि कोई भी थर्ड पार्टी तुमको उसके साथ देख लेगा तो वो रीजनेबली कंक्लूड करेगा कि तेरी भी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बैंड बज चुकी है. ऐसे चीजों से दूर रहना है. तो मिला के ये आपका एक बढ़िया मीनिंग एंड ये जो है इंडिपेंडेंस इन माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मिला के 5 नंबर का सवाल अच्छे से बन जाता है. बहुत ही बार आया है, फिर भगवान दे दो. थ्रेट्स क्या क्या है हमारे इंडिपेंडेंस के? 5 थ्रेट है. सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन और एक और क्या रह गया? फैमिलियरिटी थ्रेट रह गया. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, वापस से इसको भी मैं आपको बोलूंगा बेटा एक बार. एक बार अच्छे से, आई नो तुम लोगों ने ऐसे ऐसे पढ़ लिया लेकिन एक बार वापस पढ़ लो. इसमें से इनडायरेक्ट सवाल पूछ रहा है ऐसे है, लेकिन पूछेगा तो वही जो मॉड्यूल में लिखा है उसके हिसाब से ही. तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जब फर्म, उसके पार्टनर या उसके एसोसिएट का खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट के अंदर. इसमें अगर कंफ्यूजन हो ना दो चीजों में तो दोनों लिख के आ जाना. सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ऑडिटर रिव्यू करेगा जजमेंट और कंक्लूजन जो पिछले ऑडिट में वो जब एम्प्लॉय था या डायरेक्टर था जो जिस जजमेंट उसने खुद ने लिया उनको खुद ही रिव्यू कर रहा है. एडवोकेसी थ्रेट जब ऑडिटर या तो प्रमोट कर ही रहा है या लोगों को लग रहा है कि परसीव हो रहा है कि वो प्रमोट कर रहा है किसी क्लाइंट की ओपिनियन को, जब वो खुद शेयर वेयर में ट्रेडिंग कर रहा है क्लाइंट के, ठीक है, तो लोगों को बोल रहा है भाई इस कंपनी के शेयर ले लो, मैं ऑडिटर हूं, तो वो एडवोकेसी थ्रेट हो गया. फैमिलियरिटी थ्रेट इजी होता है कि ऑडिटर फॉर्म्स ए रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. एंड इंटिमिडेशन थ्रेट, ऑडिटर इज डेटर टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली. अब देखो तुमने फैमिलियरिटी थ्रेट के नीचे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के नीचे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स पे अलग से सवाल बन सकता है. क्या ये छठा टॉपिक है? हाँ जी. तो आइए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं. 3 नंबर के लिए मजेदार चीज है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी क्या है? एटीट्यूड है. 3 चीजों का एटीट्यूड है. क्वेश्चनिंग माइंड, सवाल पूछने की आदत. अलर्ट, चौकन्ना रहेंगे टू कंडीशंस जो इंडिकेट कर रही है कि मिसस्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉड या एरर की वजह से. और जो भी ऑडिट एविडेंस आपको मिले उसको क्रिटिकली असेस करो कि वो सही है, झूठे एविडेंस तो नहीं है. क्रिटिकल असेसमेंट लिखा है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं लिखा. फिर बोलोगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन तो इन्वेस्टिगेशन होता है ना. अरे क्रिटिकल असेसमेंट लिखा है. ये 3 नंबर के लिए ये. और उसके बाद यहां पे ये आपके आ सकते हैं एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के, अलग से भी सवाल आ सकता है और इसके अंदर मिर्ज होके भी आ सकता है. 7वां टॉपिक एग्जाम्पल्स क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के? व्हेन वन ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस, को एविडेंसेस में लड़ाइयां चल रही है. क्वेश्चनेबल रिलायबिलिटी हो रखी है डॉक्यूमेंट्स की एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज. नीड फॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत पड़ रही है और पॉसिबिलिटी लग रही है कि फ्रॉड होने की संभावना है, इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है. बेनिफिट क्या होंगे आपके अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिक हो? सिंगल रहोगे वो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिक होना बोला है, पर्सनली नहीं. तो बेनिफिट क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के? रिस्क कम हो जाएगा. किस किस का रिस्क कम हो जाएगा? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को आप ओवरलुक करो, इस बात का रिस्क कम हो जाएगा. ओवर जनरलाइज नहीं कर लो, सभी को एक ही निगाहों से नहीं देखो, ओवर जनरलाइज नहीं कर लो कंक्लूजन्स को, इसका रिस्क कम हो जाएगा. यूजिंग एप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट असम्पशन आप यूज कर रहे हो, इसका आपका सिचुएशन कम हो जाएगा. टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या आएगा जो हम ऐसे 210 में बनाते हैं ना, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बनता है ऐसे 210 में. उसमें क्या क्या लिखोगे? वैसे तो फीस भी लिखते हैं लेकिन इन्होंने बोला यार अच्छा नहीं लगता इंटर के बच्चों को फीस की बात बता रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट लिखेंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, अगर कोई एप्लीकेबल एफआरएफ है तो उसका भी नाम मेंशन करेंगे, और एक्सपेक्टेड फॉर्म, एक्सपेक्टेड कंटेंट हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हम लिखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देंगे. ये सारी चीजें आप
टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में लिखने वाले। बहुत टाइम हो गया इस पे सवाल नहीं बनाए। ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या क्या होती है, लंबा समय बीत गया इस पे सवाल नहीं बना। तो प्री कंडीशन दो होती है, यूज बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऐसे 210 वाला अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। और ये अग्रीमेंट में तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ऑडिटर नीड्स टू डिटरमाइन, कुछ चीजें ऑडिटर को डिटरमाइन करनी है रिगार्डिंग प्री कंडीशन। क्या पता लगाना है, अब देखो क्या एग्जाम में सवाल सीधा सवाल है कि प्री कंडीशन क्या है ऑडिट की, ये बता दो, या सवाल है कि डिटरमाइन क्या करेगा ऑडिटर प्री कंडीशन के बारे में। पहले सवाल प्री कंडीशन देखते ही सुपर खुश मत होना, नाचना गाना बंद कर दो और चेक करो क्या प्री कंडीशन, व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, ये पूछा गया है, या व्हाट विल द थिंग्स दैट ऑडिटर विल डिटरमाइन रिगार्डिंग प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, वो सवाल है। तो अगर डिटरमाइन करना है तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या एफआरएफ एप्लीकेबल भी है, क्या मैनेजमेंट एक्नॉलेज अंडरस्टैंड कर रहा है अपनी जिम्मेदारियां, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, एफएस को प्रिपेयर करेगा एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल लगाएगा जो भी नेसेसरी होते हैं, और प्रोवाइड करेगा एक्सेस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट की, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लोग उन लोगों के लिए जिनसे हमें एविडेंस मिल सकते हैं। ये सारी डिटरमाइन वाला है, तो डिटरमाइन पे 5 नंबर का सवाल बन सकता है, प्री कंडीशन पे नहीं बने लेकिन डिटरमाइन पे बन सकता है। बारहवा टॉपिक, व्हाट इफ प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, वाह वाह वाह, नहीं है तो मत करो ना ऑडिट एक्सेप्ट, लेकिन सीधा मना मत करो। पहले तो इस मैटर को डिस्कस करो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ, और अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एंगेजमेंट जब तक लॉ रेगुलेशन तुम्हारे सर पे नहीं नाच रहा है कि ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम बोल रहे हैं करनी पड़ेगी। लॉ रेगुलेशन के आगे नहीं चलेगी बेटा, लॉ रेगुलेशन बोल रहा है तो फिर हमें प्री कंडीशन नहीं भी है तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम मना कर देंगे। अगर फाइनेंशियल एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है या अग्रीमेंट, ये दो हमारी क्या थी, ये दो हमारी प्री कंडीशंस थी। ये दो प्री कंडीशन अगर नहीं है तो पहले तो मैटर डिस्कस करो और फिर एक्सेप्ट मत करो जब तक लॉ रेगुलेशन कंपलसरी नहीं बोल दे। ये तो तुम्हें समझाने के लिए था टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। फिर 13, अगर हमारे स्कोप पर लिमिटेशन लगा दिया, अब मैंने दो टॉपिक को मर्ज करके आपको पढ़ाया है यहां पर ताकि आपको टेंशन नहीं हो। अगर 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 हमारे स्कोप पर क्या कर दिया गया है, हमारे स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी गई, ठीक है। अब टाइमिंग पता करो कि ये लिमिटेशन हमारे स्कोप पर, स्कोप चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हमारे स्कोप पे लिमिटेशन कब लगाई गई है, क्या ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले या ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद। अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही हमारे स्कोप पे लिमिटेशन है तो भाई हमें लग रहा है कि यार लिमिटेशन की वजह से हम पहले ही डिस्क्लेमर वाली ओपिनियन देने वाले हैं, अगर ऐसा हमें लग रहा है तो ऐसी ऑडिट को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इतना लिमिट कर दिया हमारा स्कोप कि हम डिस्क्लेमर के अलावा कोई और ओपिनियन नहीं दे सकते, तो ऐसे ऑडिट को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि अभी तक तुमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर चुके थे उसके बाद रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट ने प्यार से कि प्लीज लिमिट कर दो स्कोप को, तो हम चेक करेंगे कि क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है मैनेजमेंट के पास। क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है मैनेजमेंट की सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो गए हो सकता है मैनेजमेंट को सच्ची मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, नेचर ऑफ ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विस में मैनेजमेंट को क्या हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। और रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है टू चेंज ऑडिट एंगेजमेंट, चेंज करके क्या बनाना चाह रहा है, ऑडिट की जगह वो रिव्यू या रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट बनाना चाह रहा है, ठीक है। इसको मैं अलग से टॉपिक बोलूंगा कि अगर ये आपको क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है चेंज करने के लिए, ऑडिट से बदल के अब आपको रिव्यू या रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट में डालना चाह रहा है, तो चेक करेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या। रीजनेबल जस्टिफिकेशन हमने अभी अभी देख लिया था, ठीक है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विस। अब अगर ये दो चीजें हैं तो हो सकता है हम मान भी जाएं,
ठीक है, लेकिन ये तीसरी वाली चीज है ना, तो हम शायद नहीं मानेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन जो लगाया है वो मैनेजमेंट या सरकमस्टेंसेस इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट है, तो ये जस्टिफाइबल रीजन नहीं है, तब हम मैनेजमेंट की बात नहीं मानेंगे। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करती है तो हमें क्या क्या चेक करना है? तब हमें चेक करना है लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लीकेशन क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हम ऑडिट को बदल के रिव्यू या रिलेटेड सर्विस कर रहे हैं। और चेंज इन ऑडिट टू रिव्यू रिलेटेड एंगेजमेंट हम करेंगे। ऑडिट अभी तक का जो हमने काम किया है अप टू द डेट ऑफ चेंज वो रेलेवेंट है या नहीं। आफ्टर चेंज हम कोई भी प्रोसीजर जो हम रिवाइज्ड एंगेजमेंट में, हम कोई भी पुराना प्रोसीजर नहीं लगाएंगे, और रिपोर्ट भी बनाएंगे वो रिवाइज्ड एंगेजमेंट के हिसाब से बनाएगी। एंड देयर शुड बी नो मेंशन ऑफ ओरिजिनल, जो ऑडिट का एंगेजमेंट था उसका कोई मेंशन नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर जो आप ऑडिट में लगाते लेकिन अब नहीं लगा रहे हो उसका मेंशन नहीं होना चाहिए। बस एक ही सिचुएशन में ये प्रोसीजर मेंशन कर सकते हो जिसको अगर आप अभी भी लगा रहे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रैक्टिशनर भाई यहाँ पे क्या करेगा? प्रैक्टिशनर रिकॉर्ड करेगा न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। भाई अब तो नया बनाना पड़ेगा ना, अब तो आप ऑडिट कर ही नहीं रहे हो, अब तो रिव्यू या रिलेटेड सर्विस कर रहे हो, ये राइटिंग में होगा। तो बस ध्यान ये रखें कि जब तक आप ऑडिटर थे तब तक का आपका ऑडिटर का काम रेलेवेंट होना चाहिए था। अब बाद में आपने रिव्यू और रिलेटेड सर्विस कर लिया, ठीक है, पहले कंपनी थी वो बदल के एलएलपी हो गई, उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो भाई अभी तक का काम आपका ऑडिट का रेलेवेंट होना चाहिए था। इफ ऑडिटर इज नॉट एबल टू अग्री, अब ये हो गया हमारा एक अलग टॉपिक, ठीक है। अगर ऑडिटर अग्री नहीं कर सकता, अरे क्या था ये 14 था, अब 15 आएगा। तो अगर ऑडिटर अग्री नहीं कर पा रहा रिवाइज्ड इंगेजमेंट यानी रिव्यू या रिलेटेड सर्विस को, उसका मन नहीं मान रहा है, ठीक है, वो अग्री नहीं कर पा रहा है, एंड मैनेजमेंट भी भाई क्या हो रहा है, भाई मैनेजमेंट भी उसको पुराने वाले से ऑडिट के तौर पर नहीं रख सकता, अब नहीं रखना चाह रहा, तब क्या होगा? या तो ऑडिटर विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, जहां पर भी विड्रॉल पॉसिबल है लॉ रेगुलेशन में। और अगर डिटरमाइन करेगा क्या कोई और कॉन्ट्रैक्चुअल या अदरवाइज उसकी कोई ऑब्लिगेशन है क्या, किसी को इन्फॉर्म वगैरह करना है क्या कि वो छोड़ रहा है, ठीक है, टू इन्फॉर्म अदर पार्टीज लाइक टीसीडब्ल्यूजी ओनर्स रेगुलेटर, वो ये काम करेगा। तो ये केस स्टडी पे सवाल आ जाता है कि अगर रिवाइज अग्रीमेंट पे ऑडिटर अग्री नहीं कर पा रहा। फिर आया बेटा नेक्स्ट टॉपिक 16 टॉपिक, रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट, ठीक है, अगर हम ही सालों से एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं तो नीड फॉर न्यू एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर नहीं भाई, ऑडिटर असेस करेगा, ऑडिटर असेस करेगा कि नई एंगेजमेंट लेटर की जरूरत भी है या नहीं है। अगर चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुए हैं सो दैट देयर इज अ नीड टू रिवाइज या रिमाइंड, तब वो नया देगा, नहीं तो नया नहीं देगा। अब इसी के केस में ये 16 टॉपिक, यहां पे भी ये 16th वाला ही टॉपिक है कि कब कब, और एग्जाम में आया हुआ सवाल कि कब कब वो रिवाइज रिमाइंड करेगा। जब चेंज हुआ है सीनियर मैनेजमेंट में, जब चेंज हुई है ओनरशिप, जब नेचर साइज एंटिटी का बदल गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट की हो चुकी है, चेंज इन लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया है, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट या एफआरएफ में चेंज वाले कर लो रे, वो इजी भी है, याद भी हो जाएंगे। फिर हमारे कई सारे तरीके के हमारे एंगेजमेंट्स होते हैं। एसक्यूसी जो होता है ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये फर्म पे लगता है। अब चाहे सीए की फर्म हो, चाहे रिव्यूअर की फर्म हो, चाहे प्रैक्टिशनर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हो, चाहे रिलेटेड सर्विस की हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप ये ऑडिट के अलावा भी दूसरे काम करते हो, एसक्यूसी तो सब पे लगेगा, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल पे। अब अगर आप सीए का ऑडिट का काम कर रहे हो तो ऐसे लगेगा, रिव्यू का काम कर रहे हो एसआरई। ऑडिट और रिव्यू दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है। अश्योरेंस एंगेजमेंट कब होगा? जब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फीजिबिलिटी स्टडी वगैरह कर रहे हो, और इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हो तो रिलेटेड सर्विसेज लगेंगी। अगर स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी गई है तो क्या होगा? अगर बिफोर वाला है तो हमें पता ही है, आफ्टर वाला है रिव्यू रिलेटेड, ये अभी अभी हमने किया, इसको एक बार 17 नहीं करते, ये हम कर चुके। 17 यहां से आया। अब बेटा जो मैंने आपको इस चैप्टर को 2 पार्ट में तोड़ने का बोला था, ठीक है, पहला वाला पार्ट खत्म हो गया, अब वो ऑडिट क्वालिटी वाली चीजें चालू हो गई है, जिसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, हम SQC1 ऐसे 220 वाली चीजें देखेंगे। मैं अगर मेरी बुक तुम्हारे पास है, ठीक है, लास्ट में चार्ट दिए हुए हैं, अब बस वो चार्ट पढ़ लो, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बता दूंगा। SQC1
रिक्वायर करती है फर्म को, क्यों? क्योंकि ये लगता ही फर्म पे, तो उन्हीं पे इनकी चलेगी। SQC1 रिक्वायर करेगा फर्म को कि तू एक सिस्टम बना भाई क्वालिटी कंट्रोल का, ताकि रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन हो जाए कि फर्म, तू, तेरे पर्सनल सब लोग कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर्स भी अप्रोप्रिएट रिपोर्ट, अब ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट देंगे, रिव्यू कर रहे हैं रिव्यू रिपोर्ट देंगे, लेकिन जो भी रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट क्या होगी? अप्रोप्रिएट रिपोर्ट होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये हम SQC1 के नजर से देख रहे हैं। अभी सिमिलर सा SA220 भी है, क्योंकि SA220 में भी जो चीजें हैं मोस्टली तो SQC1 से उठाई गई है। तो एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कितने एलिमेंट? 6 एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या? लीडरशिप की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब तुम यार देखो, अनलकी ही कहूंगा अगर इसमें से किसी पे सवाल आ गया, लेकिन तैयारी अभी से इसके रखो अच्छी कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। क्या है लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी? SQC1 रिक्वायर करता है फर्म को कि तू स्टैब्लिश कर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन की क्वालिटी असेंशियल है। फर्म के पॉलिसी प्रोसीजर उसके CEO पे लगेंगे, मैनेजिंग पार्टनर पे लगेंगे। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की ही रहेगी क्वालिटी कंट्रोल की। फर्म के पर्सनल के पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। ये लीडरशिप का है। फिर जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर, ये भी अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट, ज्यादातर इस पे सवाल है, लेकिन अगर तुमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोफेशनल एथिक्स के पढ़ लिए हैं तो ये बहुत इजी हो गया कि एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है। एज पर द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? वही इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर तीसरा क्या है? फर्म शुड क्रिएट पॉलिसी प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल अश्योरेंस की फर्म के पास लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, नेटवर्क फर्म के लोग, ये सब इंडिपेंडेंस को मेंटेन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, अपने लोगों को आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करेंगे वो सारी सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप जो एक थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस पे। एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा टू एलिमिनेट द थ्रेट, या तो रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। फर्म शुड क्रिएट अ मैकेनिज्म जहां पे एंगेजमेंट पार्टनर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे अबाउट क्लाइंट के एंगेजमेंट में, उसके पर्सनल नोटिफाई करे अबाउट अगर कोई सर्कमस्टेंसेस में बदलाव है या रिलेशनशिप जो थ्रेट को क्रिएट कर रही है, कहीं भी ब्रीच हुआ है इंडिपेंडेंस, और रिटर्न कंफर्मेशन कंप्लायंस की एटलीस्ट साल में एक बार तो लेनी पड़ेगी। फिर तीसरा आया हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, तीसरा एलिमेंट है। क्या है तीसरा एलिमेंट? कि वाइटल इंफॉर्मेशन कुछ लेनी है, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड टाइम एंड रिसोर्सेज की एथिकल रिक्वायरमेंट। अब सुनो, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिविजुअली, अगर हम बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये जो एक पॉइंट है ना, ये इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट, मैटर रिगार्डिंग इंटेग्रिटी, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको नेक्स्ट टॉपिक देंगे, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आता है कि इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट के क्या क्या मैटर है। तो अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो अगर आपको पहले मिल जाती तो एंगेजमेंट पार्टनर एक्सेप्ट ही नहीं करता इसको, तब प्रैक्टिशनर को इस सिचुएशन को डील करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने होंगे। जब पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे हैं, दिस विल इंक्लूड फॉलोइंग कंसिडरेशन: प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू दोज हु मेड द अपॉइंटमेंट। चौथा, अलग से करना मत, ह्यूमन रिसोर्सेज पे जनरली सवाल नहीं आता है, तो फर्म को यहां पे भी स्टैब्लिश करना है पॉलिसीज प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल अश्योरेंस की फर्म के पास सफिशिएंट लोग हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो कमिटेड रह सकें एथिकल प्रिंसिपल से। पांचवा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अनलकी हो गया अगर आ गया तो। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी थ्रू ब्रीफिंग द टीम, ऑब्जेक्टिव्स बताओ, प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग बताओ, एंगेजमेंट सुपरविजन एंड ट्रेनिंग बताओ, रिव्यू करो परफॉर्मेंस एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। अब जो बातें स्टार्ट हो रही है बेटा, ये SQC1 की नहीं, सॉरी SQC1 की तो हो गई थी। अब जो बातें हो रही है वो SA220 की हो रही है। SA220 SQC1 के आधार पे बना है। नॉर्मल जितना सा मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है वो आप रीड करो, उससे ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक मेरे को लगता है आपके 19 टॉपिक आपके किसके हुए?
आपके 19 टॉपिक चैप्टर 11 के हुए। तो अब टोटल टॉपिक्स कितने हो गए? 19 इसके हो गए। 24 सबसे पहले वाले के थे, 19 इसके हैं। थैंक गॉड मुझे कभी मिलता ही नहीं है। और 13, तो 24 13 37 एंड 19 फॉर 56 टॉपिक, जहां तक कि मेरी कैलकुलेशन है। टोटल टोटल आपके कितने इसके हो गए हैं? टोटल 56 टॉपिक्स। जल्दी से लिख के बता देंगे ये 56 टॉपिक्स आपके डन हो चुके हैं या नहीं। टोटल टॉपिक तीनों लेक्चर्स के कितने हैं ये आप लिख लोगे। ये कंपलसरी टॉपिक्स है बेटा, ये आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब मैराथन आएगी या अभी आगे हेमंत सर के भी वीडियोस आएंगे, इन सब में हम एक्स्ट्रा चीजें और भी देखने वाले हैं। जो लिख के करने वाले हैं यार पीवाईक्यू वगैरह, वो हेमंत सर देखने वाले हैं। अभी मैं उससे पहले एक चीज और लेके आने वाला हूं, वो क्या है? लाइव सेशन लेके आने वाला हूं बेटा आपके लिए, केस स्टडीज को कैसे देखना है, क्या करना है। लेकिन वो करने से पहले, केस स्टडी वालों पे आने से पहले, एक बार ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे हो गए ना, तुमको हर 11 के 11 चैप्टर का एक अच्छा खासा आइडिया अगर लग गया है ना, तब तुमको केस स्टडी वाला टॉपिक बहुत मजे से काम आएगा। उसमें लाइव आना, ताकि अगर तुम्हारे कोई डाउट वाउट भी होंगे, कुछ भी होगा, अपन इंटरेक्ट कर पाएंगे, इसलिए वो लाइव सेशंस लेके आते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। आई होप तुम्हारी पढ़ाइयां बहुत जोर शोर से चल रही है। भयंकर वाली मेहनत कर लेना बेटा, क्योंकि अभी तक इतनी मेहनत कर चुके हो, आगे ये कुछ दिन बचे हैं, ये मेहनत अगर कंटिन्यू रख ली तो रिजल्ट सेलिब्रेशन में तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जिंदगी है ना एक अलग लेवल की होगी। प्लीज मेहनत करते रहो, बहुत आशाएं हैं तुम लोगों से। थैंक यू सो मच।